Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Good evening to all of you. जो लोग यहाँ क्लासरूम में बैठे हुए हैं पिछले 4 घंटे से 3.5 घंटे से, है ना, तो ये भी अपने आप में एक पेशेंस का टेस्ट है ना, धैर्य की बात है। और मुझे लगता है कि वक्त आ गया कि एक बार आप मुस्कुराइए ज़रूर अब आप, ठीक है ना। लगातार गंभीरता से आप चीज़ों को देख रहे हैं, है ना, क्योंकि मैं अब वैसे विषय पे बात करने जा रहा हूँ जिसको लेकर मुस्कुराहट वैसे ही गायब हो जाती है, ठीक है। मेरा नाम सुजीत कुमार है और मैं इतिहास पे आपसे बात करूंगा और हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी जो सेगमेंट है हमारे सिलेबस के अंदर, उस पर मैं क्लासेस ले रहा हूँ, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, मेडिवल हो, मॉडर्न हो, वर्ल्ड हिस्ट्री हो एंड कल्चर हो। हिस्ट्री को लेकर के देखो बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, है ना, तथ्यात्मक बहुत है, पढ़ने की शैली को लेकर के, किताब को लेकर के। जब हम तैयारी शुरू करते हैं ना, तो हमारा शुरुआती दौर में जो क्वेश्चंस होते हैं, हमारी क्वेरीज होती हैं कि कैसे पढ़ें हम, कैसे प्लान करें हम, नोट्स कैसे बनाएं हम, कौन सी किताब पढ़ें हम, क्या वाकई बहुत पढ़ना है इतिहास के अंदर, कि बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल भी हैं। जैसे जितने भी टीचर आप यहाँ आए होंगे, आपसे बात कर रहे होंगे, सब बता रहे होंगे देखो ट्रेडिशनल चीजें हैं, करंट की चीजें हैं, ऑब्जर्व करो, देखो। यदि आप लोग क्वेश्चन पेपर से जुड़े हुए होंगे, जो एकदम बिगनर्स हैं, कई बार वो नहीं जुड़ पाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है उनको, बट फिर भी आप पेपर देखोगे ना, आप जैसे मेंस का पेपर देखोगे 2018 का या 17 का, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं ना कि कोई अखबार भी पढ़ रहा है तो उसको अटेम्प्ट कर सकता है ठीक से। हिस्ट्री के अंदर भी हिस्ट्री को लेकर एक धारणा थी ना पहले एकदम, कि टॉपिक तय कर लिया, नोट्स बना लिया, फिर उसको याद कर लिया, फिर एग्जाम में परफॉर्म करेंगे। 10वीं तक तो कब कमोगे ऐसा ही रहा, 10th तक, 10वीं तक तो सबका इतिहास रहा ही ना आप में से। बट यूपीएससी का जो रिक्वायरमेंट्स है ना, थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो हम जो भी चर्चा करेंगे, आपसे हम बातचीत करेंगे, उसमें हम इस बात का ध्यान रखें कि जितने भी आप में से तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, उनको एक डायरेक्शन मिले। 45 मिनट 50 मिनट का समय थोड़ा कम होता है, क्योंकि लगभग जो हमारी क्लासेस होती हैं उसमें 60 लेक्चर के आसपास तो मैं ही लूंगा, जो यहाँ बैचेस चलते हैं। तो उस पूरी सिलेबस को रखना थोड़ी चुनौती होती है मेरे लिए ऑलवेज, बट फिर भी मैं इतना जरूर रखने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे स्टार्ट करें, क्या क्या ध्यान दें इतिहास में, या यूपीएससी की तैयारी में हम किस तरह से हिस्ट्री को देखें हम, ठीक है। कुछ छोटे छोटे सवालों को मैं लूंगा, एक बार मैं अपनी तरफ से बता दूंगा, फिर आपकी जो भी क्वेरी हो आप पूछिएगा मुझसे, ठीक है। ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स का ये भी हमारा सेशन होगा। सबसे पहली बात, जब भी हम हिस्ट्री को देखें तो एक कोई भी चीज हम पढ़ते हैं ना, तो उसका एक सिलेबस होता है। यदि सिलेबस की समझ नहीं है हमें, ठीक है, तो थोड़ा मुश्किल होता है कि हम मान लेते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज घट रही है हमें पढ़ना है, वो कुछ भी हो रहा है, सब इतिहास हमें पढ़ना है, जानना है। तो यूपीएससी के द्वारा जो सिलेबस हमें दिया जाता है और जो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, उससे चीजें बहुत साफ हो जाती है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि हिस्ट्री और करंट अफेयर्स में इस डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इतिहास को लेकर भ्रांतियां बहुत हैं, कुछ भी पढ़ लेना है। जैसे आप सब हडसन लेन में ही मान लीजिए भी बैठे हुए क्लासरूम, तो एक 1857 के रिवोल्ट में हडसन करके एक सेनापति हुआ करते थे, आर्मी ऑफिसर हुआ करते थे। क्या हमें हडसन का भी इतिहास जानना है? जब नीचे जाएंगे आप, यहां से राइट साइड मुश्किल से 500 मीटर आगे जाएंगे तो एक हरिजन आश्रम है, ठीक है। गांधी जी के दौर में वहां काफी एक्टिविटी हुआ करती थी। 1-1.5 किलोमीटर और आगे जाएंगे, थोड़ा 1 किलोमीटर आगे तो निरंकारी कॉलोनी है, वो भी इतिहास का एक हिस्सा है। उससे 500 मीटर आगे की तरफ बढ़ेंगे आप, रिंग रोड की तरफ बढ़ेंगे, जिसको दिल्ली का थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो 1911 में जब कैपिटल शिफ्ट हुआ था दिल्ली, तो 1912 का एक मेमोरी स्टोन वहां पे लगा हुआ है। तो क्या सारी चीजों को हम चेंज करते रहे इतिहास में, फिर तो भाई अपना ही इतिहास बन जाएगा। फिर उसमें तो हमें जो पढ़ना है एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, ऐसे हम चीज कुछ भी करेंगे हम। तो आईएएस का एग्जाम या क्वेश्चन पेपर बड़ा रैशनल है। उसमें मजेदार बात यह है कि हिस्ट्री में भी करंट की बहुत जबरदस्त भूमिका है। करेंट्स में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसका बहुत रोल है। अभी आप देखोगे लोकसभा चुनाव एकदम अब होने ही वाला है हमारा, और प्रत्येक स्टेट में जो चुनाव प्रचार होगा उसमें इतिहास के मुद्दे खूब उठेंगे। कभी वल्लभ भाई पटेल की चर्चा होनी है, भाई इतनी बड़ी स्टेच्यू बन गई,
कभी ठीक है, रामानुजाचार्य की चर्चा होनी है, कभी शिवाजी की चर्चा होनी है, अभी खूब विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण हुआ। चलते रहेंगे इतिहास के पूरे टॉपिक, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो हिस्ट्री में भी थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ने की जरूरत है। तो उसका पहला स्टेप जो मेरा सजेशन होता है, क्योंकि हिस्ट्री ऑलमोस्ट एक तरह से फिक्स ही है, स्टैटिक ही है, तो सिलेबस को समझिए आप। हिस्ट्री की भूमिका कहां कहां है सिलेबस में आप देखोगे आप, तो एक ऑब्जेक्टिव के अंदर है। आप सबको आइडिया है ना, पीटी में जीएस का जो पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अभी जो है, और ऑन एन एवरेज देखोगे आप तो 15 क्वेश्चंस इतिहास के ऊपर पूछा ही जा रहा है एग्जाम में। ये थोड़ा चेंज भी होता रहता है, कभी ये 20 भी हो जाता है, जैसे 2018 में 21 क्वेश्चंस आ गए थे, 2014 में भी बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। तो एक इससे बात क्या क्लियर आ रही है कि भाई जो हमारा एंट्री पॉइंट है ना, 100 क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस हिस्ट्री एंड कल्चर से पूछे जा रहे हैं, तो ये महत्व तो रखता है। इसलिए भी महत्व रखता है कि जो घटना घटनी है वो घट गई है, स्टैटिक विषय है इस मामले में। तो पीटी में नो डाउट इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जब आप प्रतियोगिता के बड़े करीब पहुंचेंगे ना, तो आप महसूस करेंगे आप कि एक एक नंबर से, कुछ परसेंटेज से लोगों का प्रॉब्लम से उग जाता है। दूसरा आप देखोगे, जब हम रिटन एग्जाम की बात करते हैं, मेंस की बात करते हैं, तो जो जीएस पेपर 1 है हमारा 250 नंबर का पेपर होता है, उसमें ऑलमोस्ट आप देखोगे 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इतिहास में। हिस्ट्री हमारे सिलेबस में कहां है, पीटी में उसका एक अच्छा रोल है, मेंस में भी उसका एक अच्छा रोल है। यानी 1000 पेपर यदि हम मान लें पूरे जीएस का, तो ऑलमोस्ट 10% आपका इतिहास है। इसके अलावा हिस्ट्री की समझ यदि ठीक से बनती है तो कई जगह आपको हेल्प करेगा। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस केवल इतिहास में आएंगे, हो सकता है वो आयर वाले सेगमेंट में कुछ आ जाए, पेपर 4 में आ जाए। विषयों का इंटर रिलेशन बहुत ज्यादा है। हम सुविधा के हिसाब से पढ़ते अलग जरूर है कि भूगोल पढ़ रहे हैं, हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, बट इंटर रिलेशन बहुत ज्यादा है। जब विषय में आप जाओगे, थोड़ा पढ़ोगे आप, तो इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझोगे आप। हिस्ट्री का भी वैसा ही है, पेपर 1 में तो है ही, इसके अलावा भी ये अलग अलग पार्ट में इंक्रोच भी करता है। जैसे 2017 में पेपर 4 में एक सवाल आया था कि कुछ उन शासकों के बारे में बताओ जिन्होंने समाज देश के लिए अच्छा काम किया, कुछ उन शासकों के बारे में बताओ जिन्होंने समाज देश के लिए अच्छा काम नहीं किया। एक पूरा स्टेटमेंट था नेपोलियन का, उसके बाद वो लिखना था। तो हिस्ट्री भी कई बार आप देखोगे ये अपने दायरे को क्रॉस करता रहता है, तो इसका अपना एक इंपॉर्टेंस है। पीटी के अंदर भी इंपॉर्टेंस है, मेंस के अंदर भी इंपॉर्टेंस है। सबको जानकारी होगी, निबंध का भी जो पेपर होता है 250 नंबर का होता है। निबंध में बड़ा हॉलिस्टिक अप्रोच की जरूरत होती है। कोई अलग एक्सपर्ट आपसे बात करेंगे फिर कभी किसी सेशन में, उसमें भी हिस्ट्री का अपना एक रोल है। कई बार हिस्ट्री के टॉपिक भी आ जाते हैं, और ऑलमोस्ट सोशल पॉलिटिकल कई ऐसे निबंध होते हैं, ऐसे होते हैं जहां हिस्ट्री का अपना एक इंपॉर्टेंस है। तो हिस्ट्री की एक उपयोगिता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो हम, ठीक है, पहली बात मैंने आपके सामने रखी। दूसरी बात, सिलेबस को हम रखें। जैसे हमने कहा सिलेबस में, प्रीलिम्स में, तो कोई भी चीज हम तैयारी करें तो हमें पता होनी चाहिए देखो क्या पढ़ना है। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर साफ साफ ये बात यूपीएससी के सिलेबस में मेंशन है कि हमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन करना है। यानी आजादी की लड़ाई के ऊपर हमें अध्ययन करना है। बस ये एक लाइन लिख करके छोड़ा हुआ है, इसी से 15 सवाल ऑन एन एवरेज पूछे जा रहे हैं। तो सिलेबस को देख के ये क्या लगता है आपको? ऐसा लगता है कि चीजें बहुत स्पष्ट की गई हैं इसमें? लग रहा है आपको यस और नो? एक लाइन से क्लियर हुआ है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है? क्लियर नहीं हो रहा है ना हमें? तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास कहने से सीधा सीधा बहुत एक जो चीजें खुलकर आ रही है इसमें, डायमेंशंस। हिस्ट्री के जो 3 खंड के बारे में थोड़ा बहुत सबको आइडिया होगा ही होगा आप में से, कि हमें प्राचीन भारत का भी इतिहास पढ़ना है, हमें मध्यकालीन भारत का भी इतिहास पढ़ना है, और हमें आधुनिक भारत का भी इतिहास पढ़ना है। राष्ट्रीय आंदोलन जो है आधुनिक भारत का एक हिस्सा है, ठीक है, उसी के तहत थोड़ा हमें अलग से महत्व देना है। सिलेबस के इस लाइन में कहीं संस्कृति शब्द का प्रयोग किया गया है क्या? नहीं किया गया है। थोड़ा बहुत आपको यदि आइडिया हो और तैयारी से आप जुड़े हुए हो तो जरूर सुनते होंगे कि कल्चर पढ़ लो, कल्चर पढ़ लो, कल्चर से सवाल आते हैं। पर अब सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में कल्चर शब्द कहीं भी यूज नहीं किया गया है। और
15-20 वर्षों का 30 वर्षों का पेपर एनालाइज करोगे, हालांकि सिलेबस चेंज हुआ है, 13 के बाद चेंज हुआ है, उससे पहले भी है, बट मुझे आइडिया है 2000 के बाद से लगातार चीजों को मैं देख रहा हूं, एज ए स्टूडेंट भी और एज ए टीचर भी पिछले 14 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, तो देख रहा हूं चीजों को मैं। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मतलब हमें कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना है। तो जो भी तैयारी की शुरुआत करे, पहले सिलेबस को देखे नंबर 1, फिर वो ये तय करे, जैसे पीटी के अंदर सिलेबस ये है तो उसे पता होना चाहिए कि हमें मैक्सिमम क्या पढ़ना है, ये पता होना कि हमें ये टॉपिक्स पढ़ने हैं हमें, फिर उसे ये पता हो कि हमें कहां से पढ़ने हैं, फिर ये पता हो कि कैसे पढ़ना है, और क्या ऐसा करें कि जो कुछ हम पढ़ते हैं वो एग्जाम तक सही सलामत पहुंच जाए। इससे ज्यादा कुछ जानना है क्या हमें? यही है ना चुनौती। सारा कंफ्यूजन तो इसी बात पे टिका हुआ है ना कि भाई क्या पढ़ना है। जैसे हमने एक बात रखी, भारत के इतिहास में आपको ये तीनों खंड पढ़ने हैं, क्लियर यहां तक? अब जैसे हमने कहा प्राचीन भारत पढ़ना है, ठीक है, अभी हम टॉपिक के अंदर बहुत नहीं जा रहे हैं कि क्या पढ़ना है। मोटे तौर पे मैं आपको बताऊं, प्राचीन भारत में 10 टॉपिक है जो हमें पढ़ने हैं, अलग अलग। जैसे आप पाषाण काल है, हड़प्पा काल है, बुद्ध काल है, एक आधा उदाहरण देके भी मैं बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। हम मध्यकालीन भारत की बात करें तो मोटे तौर पे यहां पे 3 टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। दिल्ली सल्तनत का इतिहास है, रजिया सुल्तान के बारे में थोड़ा बहुत सब जानते होंगे, क्षेत्रीय राज्यों का इतिहास है, 10वीं तक भी पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको। मुगलों का अपना इतिहास है, अकबर के बारे में तो सब जानते ही हैं, औरंगजेब के बारे में आए दिन ये न्यूज भी रहता है ना, कुछ ना कुछ होता ही रहता है देश में। तो 3 मेजर खंड हमें यहां पढ़ने हैं। और आधुनिक भारत का जो इतिहास हमें पढ़ना है, मोटे तौर पे 1750 से लेकर के 1947 तक, ये एक धारणा रहती है कि 15 अगस्त 47 तक हमें पढ़ना है, ठीक है, यही है ना सभी को कि भाई आधुनिक भारत का इतिहास हमें कहां तक पढ़ना है, 1947 तक पढ़ना है। पर जितनी नई किताबें आ रही हैं आप देखोगे, उसमें कहीं भी किताब जो है 1947 पे अब एंड नहीं हो रही है, 1947 के बाद की घटनाओं का भी अब किताबों में जिक्र हो रहा है। सिंपली लिखा हुआ भारत का इतिहास, तो ये हमने मान लिया कि 15 अगस्त 47 तक बात खत्म हो गई। तो यदि सिलेबस को ठीक से नहीं समझेंगे ना हम, तो बात नहीं बनने वाली है। तो ऐसा नहीं कि केवल 47 तक जाएगा, कम से कम 1964 तक के डेवलपमेंट पे तो थोड़ी नजर रखनी ही पड़ेगी हमें। सवाल भी पूछे जा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं जो यूपीएससी का सिलेबस और जो क्वेश्चन पेपर है। तो हमें ये पता हो कि भाई देखो इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है। मॉडर्न इंडिया के बारे में भी कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, 12-15 मेजर टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। तो पहली बात हम क्या बात कर रहे हैं, अभी हम पीटी की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में जो 15 सवाल पूछे जाते हैं, तो सिलेबस कह रहा है भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। तो आप ये ध्यान में रखना, भारत का इतिहास का मतलब प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल तीनों पढ़ना है आपको, क्लियर? इस वाले खंड से ज्यादा सवाल होते हैं एग्जाम के अंदर, तो लोग थोड़ा ज्यादा एफर्ट भी लगाते हैं इस पे, मॉडर्न इंडिया के ऊपर। एक बात। दूसरी बात मैं एग्जांपल देके बताऊं, जैसे मैंने कहा कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना आपको। जैसे हमने कहा प्राचीन भारत में 10 टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो अब मान लो कोई भी एक टॉपिक हमने लिया, एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया कि बुद्ध काल का हमें अध्ययन करना है। एक टॉपिक है हमारा बुद्ध काल, सपोज दैट, ठीक है। इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जब आप रेगुलर क्लास में आएंगे तो इस तरह की बातें आपको बताई जाएंगी, है ना। और भी सूत्रकाल भी कहते हैं। इसकी अवधि जो मानी जाती है 6th सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी बीसी मानी जाती है। इसी दौर में भगवान बुद्ध की चर्चा होती है, महावीर स्वामी की चर्चा होती है, और भी चिंतक वगैरह हैं। तो ऐसे करके जैसे हमने टॉपिक लिया, मान लो 1, 2, 3 ऐसे करके 4, ये 5वां टॉपिक है जो हम डिवाइड करते हैं। ऐसे 10 टॉपिक हैं। तो भाई इस टॉपिक के अंदर हमें क्या पढ़ना है भारत के इतिहास में। इसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो हमारा अगला टॉपिक आता है इतिहास में, सपोज जैसे मौर्य काल पढ़ते हैं इसके बाद हम। तो एक टॉपिक के भीतर आपको क्या पढ़ना है ऑब्जेक्टिव के लिए। कोई भी खंड आप पढ़ोगे तो वो 4 भागों में बढ़ जाता है इतिहास में। कोई भी किताब आप पढ़ोगे सिंपली वो 4 भागों में बढ़ जाता है। एक खंड हो जाता है उसका राजनीतिक इतिहास, एक खंड हो जाता है उसका आर्थिक इतिहास, एक सामाजिक इतिहास और एक सांस्कृतिक इतिहास, कल्चरल हिस्ट्री। जैसे हमें 10 टॉपिक पढ़ना है तो 10 इस तरह से चले जाएंगे।
मध्यकालीन 3 टॉपिक पढ़ना है, वो भी ऐसे पढ़ना है। मॉडर्न इंडिया पढ़ना है, वो भी ऐसे पढ़ना है हमें। एक काल के 4 मेजर सेगमेंट होते हैं जो हमें पढ़ना होता है। कोई भी राजनीतिक इतिहास में क्या पढ़ना होता है हमें? अक्सर हम वंशावली के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, भाई बाबर का बेटा कौन था, तो उसका बेटा कौन था। इसको लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान होते हैं हम। ये लड़ाइयां हुई, पानीपत में 3 लड़ाइयां हुई, करनाल के अंदर हुई, न जाने कितनी लड़ाइयां हुई, इतने युद्ध हुए। जब हम सिलेबस और क्वेश्चन पेपर को देखेंगे हम, और आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे, देखोगे 20 साल 25 साल का सवाल, तो आपको लगेगा राजनीतिक इतिहास से शायद ही कभी सवाल यूपीएससी पूछती है। सिलेबस क्या कह रहा है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हमें थोड़ा तो जानना ही जानना है, छोड़ तो सकते नहीं है हम। कल सवाल आ जाएगा तो कोई दूसरा एडवांटेज ले जा सकता है उस पर। यह तय करना है हमें कि हमें निकालना है कि या ट्रायल एंड एरर करना है। निकालना है तो मेरा मानना है सिंपली इतिहास के माध्यम से जो मैं रख रहा हूं कि सिलेबस की ठीक समझ होनी चाहिए आपको। ग्रांटेड मत लेना हमें कि भाई ये देखो ये ट्रेंड है तो हमें यही पढ़ना है। तो राजनीतिक इतिहास में जैसे वंशावली है, युद्ध है, प्रशासन है, इन सब की अहमियत नहीं है एग्जाम में। हम बुद्ध काल पढ़ेंगे तो आपको 16 महाजनपदों का उसमें जिक्र मिलेगा। मैं बताऊंगा मगध के बारे में, हरियंक वंश, मैं भी जिक्र करता हूं क्लास के अंदर, बताता हूं, ये भी बताता हूं। ये ज्यादा महत्व नहीं रखता देखो एग्जाम के लिए, लेकिन समझोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा आपको। आर्थिक इतिहास में क्या पढ़ना होता है हमें? इस अवधि में खेती कैसी थी, व्यापार कैसा था, क्या क्या उत्पादन होता था, शहर कैसे थे, एक्सचेंज कैसा होता था, परिवहन का साधन कैसा था। बहुत मिनिमम चीजें पढ़नी होती हैं इसमें। सामाजिक इतिहास में क्या पढ़ना होता है? अलग अलग वर्गों के बारे में, महिलाओं के बारे में, खान पान के बारे में, लोग रहते कैसे थे। पढ़ने का एक सिस्टम है। जैसे मैंने 10 टॉपिक करा तो हर एक टॉपिक का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहलू है। जैसे हम सांस्कृतिक इतिहास में आते हैं, हम क्लास के अंदर भी या चर्चा में भी कहते हैं कि भाई देखो अब यहां पे थोड़ा ध्यान बढ़ा दो, कि यूपीएससी इसको बहुत ज्यादा महत्व देती है। क्यों महत्व देती है? कि इसके बहुत सारे जो पहलू हैं वो आज हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं देखते हैं। मैं कुछ उदाहरण देके, प्रैक्टिकल उदाहरण से आपको बताऊंगा। हम आप जो बैठे हुए हैं उसमें बहुत सारी चीजें हमारे साथ अतीत की भी चली आ रही हैं, हमें पता नहीं होता है। जैसे मान लो हम हिंदू समाज से जुड़े हुए हैं, सपोज दैट एग्जांपल देके मैं बताऊं, और उसमें से कोई कहे कि भाई ठीक है, मैं भाई आपका किस जाति से संबंध है, तो पता चला मैं इस जाति से हूं। तो जाति व्यवस्था कैसे इवॉल्व हुई? वर्ण के बारे में जानते हैं तो कुछ ना कुछ वो जानते हैं। भाई आपका गोत्र क्या, वो तुरंत बता देगा भाई देखो मेरा ये गोत्र है, या सोचेगा, पूछेगा घर में जाकर के एक बार। तो हम देखेंगे अनायास या सायास हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हजारों साल से कैरी कर रही हैं। तो सांस्कृतिक इतिहास में वो पहलू आते हैं जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम महसूस करते हैं, या जिसको हम जी रहे हैं अपने जीवन में। तो होता क्या है कि फिर बड़ा रेलेवेंट हो जाता है, और यूपीएससी फिर इसको महत्व अपने एग्जाम में, ये रीजन है इसको महत्व देने का एग्जाम के अंदर। ना कि सिलेबस कह रहा है कि आप कल्चरल हिस्ट्री पढ़िए। यहां तक बात समझ में आ रही सभी को क्या? यस? मैं एक बार आवाज सुनना चाहता हूं। यस? अब वो जय हिंद वाली बात आ गई ना, 26 जनवरी अभी एक दिन पहले ही है ना। अब जब इतिहास में है तो थोड़ा जय हिंद और वंदे मातरम और इनकलाब ये सब नारे चलेंगे, ठीक है, क्लास के साथ साथ, है ना। यहां ये क्लैरिटी बहुत जरूरी होती है कि किसी भी टॉपिक में हमें पढ़ना है तो सांस्कृतिक इतिहास में हमें पढ़ना क्या है। तो सांस्कृतिक इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, हम क्लैरिटी की बात करें, हम एक बार बोर्ड पे रख दें, ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए बहुत ज्यादा। तो कभी भी जैसे आप देखोगे सांस्कृतिक इतिहास में आपको साहित्य का अध्ययन करना है, भाषा साहित्य, धर्म के बारे में थोड़ा अध्ययन, शिक्षा है, विज्ञान के ऊपर कुछ बातें करनी है, कला के ऊपर विस्तार से चर्चा होती है। और कला की जब हम चर्चा करते हैं, आर्ट की जब हम चर्चा करते हैं, तो इसमें जो हमें ध्यान देना होता है, हमें पढ़ना होता है, स्थापत्य या आर्किटेक्चर, वास्तुकला के बारे में हमें पढ़ना होता है। जैसे मान लो लाल किला है, वो आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है, ताजमहल है। अब हमें उसमें ना लंबाई चौड़ाई उसकी नहीं नापनी है, ठीक है, और कितना पत्थर था और क्या वजन होता था और कहां से आता था पत्थर, बड़े प्रैक्टिकल तरीके से हमें पढ़ना है। जैसे सवाल आपसे मैं पूछो, उसे बताओ ताजमहल को बचाकर रखने की क्यों जरूरत है, ताजमहल के संरक्षण की क्यों जरूरत है आज, तो लाल किले के संरक्षण की क्यों जरूरत है। एक मन में आएगा ना सवाल जैसे आपको भी, क्यों बचा के रखें उसको हम। वैसे 2018 के मेंस का पहला सवाल यही था कि अच्छा बताओ प्राचीन भारत की जो कला विरासत है उसको हम क्यों बचा कर रखें, बताओ।
यूपीएससी के सवालों में जैसे धीरे धीरे आप उतरेंगे ना, बहुत मजा आएगा। बहुत प्रैक्टिकल सवाल हैं, बहुत थ्योरेटिकल नहीं है इतिहास कि हमने रट लिया कि बाबर के बेटा हुमायूं, तो रट रहे हैं बाबर का बेटा हुमायूं, बाबर ने कितनी लड़ाइयां लड़ी, काबुल पे कब उसने कब्जा किया, मध्य एशिया में कब उसने अभियान किया, मतलब वैसा कुछ भी नहीं है। यूपीएससी उन चीजों को जिसका रेलिवेंट है वो खुद साइड कर देती है। सिलेबस का पार्ट जरूर है वो, जिसका रेलिवेंट है ना, इतने मतलब न्यूज आते रहते हैं ताजमहल को लेकर के, कोर्ट के डिसीजंस आते रहते हैं, इकट्ठे पूछ लेती है यूपीएससी। ये बताओ कि आज मान लो हम ऐसे इसको देखें हम कि आज योग बहुत पॉपुलर हो रहा है हिंदुस्तान में, दुनिया में। यदि ये चीजें किसी न किसी रूप में प्रिजर्व नहीं होती तो क्या ये ज्ञान हम तक पहुंच पाता? उसका महत्व है ना जीवन में। जब हम पढ़ेंगे पीछे योग की यात्रा देखेंगे हम, तो हजारों साल से चली आ रही है भारतीय समाज में। ये बड़ा प्रैक्टिकल तरीके से सवाल यूपीएससी के पूछे जा रहे हैं। जब हम विज्ञान वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ऑब्वियस है, आयुर्वेद, योग, उन सब पहलुओं की भी चर्चा होगी। हमने पहले ही कहा कि सांस्कृतिक खंडों को क्यों महत्व होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा हुआ पहलू है ये। बात पहुंच रही है कुछ कुछ आप तक? जैसे स्थापत्य, उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। हम देख रहे हैं भाई, हर 15 अगस्त को हम झंडा तोलन जो है लाल किले की प्राचीर से करते हैं। हम सिंबल के तौर पे उसको मनाते हैं। ताजमहल को दुनिया का आश्चर्य में रखा जाता है। आप स्तूप के बारे में, सांची के स्तूप के बारे में आपने कभी सुना हो, पढ़ा हो? या जो नए रुपए अभी आए हैं ना, 10 रुपए, और जो अलग अलग रुपए आए हैं, 50 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए, कभी ऑब्जर्व करिएगा प्रत्येक रुपये पे कौन कौन सा चित्र या कौन कौन सा स्थापत्य उस पर मेंशन है। बहुत प्रैक्टिकली लेके चलना है हमें इसमें। तो एक रुपए पे आपको सांची का स्तूप दिख जाएगा, आपको उड़ीसा का कोणार्क मंदिर आपको दिख जाएगा आपको। मतलब एकदम से ऐसा नहीं कि हमें किताब में ढूंढते जाना है, हमें आसपास थोड़ा अपना ऑब्जर्वेशन ठीक रखना है। हम जी रहे हैं तो थोड़ा हिस्ट्री को ना कुछ इस तरीके से देखना है। हम चलेंगे पुराने तौर तरीके से, पाषाण काल पढ़ते हैं, बट उसको किस तरह से रेलेवेंट रखता है आज हमारे जीवन में। हर टॉपिक पे यदि हम ये नजरिया नहीं रखेंगे तो फिर ये बड़ा बोझिल हो जाएगा इतिहास। और इतिहास के लिए कुछ धारणा है ना कि वाकई ये रटने का विषय है, और जो उस तरीके से पढ़ रहे हैं वो इतिहास को लेकर ही परेशान है। वो इतिहास क्या बनाएंगे, उनका उन विचारों का इतिहास ही बन जाता है। यदि वो सही तरीके नहीं पकड़ पाएंगे, यार ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बहुत बोझ नहीं है इसमें। समझना है, उसको जीना है, हम जी रहे हैं उसको, हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। थोड़ा आंख कान खोलना, थोड़ा सिस्टमैटिक समझने का तरीका क्या हो, कैसे समझा जाए इसको, आर्किटेक्चर को कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, क्यों अहमियत रखता है हमारे जीवन में। जब इन सब मेथड को समझेंगे ना हम, तो चीजें बड़ी सरल हो जाएंगे। जैसे क्लासेस वगैरह जब होती है, स्थापत्य जैसे क्या होता है, कहां से एविडेंस मिलते हैं, किसने संरक्षण दिया, किसी भी तरह का स्थापत्य के कॉमन फीचर क्या होते हैं। एक कॉन्सेप्ट यदि मैं लाल किला पे लागू करूंगा तो फतेहपुर सीकरी पे भी लागू करूंगा, तो इलाहाबाद किला पे भी लागू करूंगा, सारे फोर्ट्स पे लागू करूंगा मैं। ये नहीं कि अलग अलग जाके हमें अध्ययन करना। देखो ऐसा होता है, ये इसकी इस तरह से अहमियत होती है। तो प्रत्येक टॉपिक को किसी न किसी रूप में आज के कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना है। स्थापत्य के साथ साथ जैसे हमने बताया चित्रकला है, पेंटिंग है, इसी तरह से मूर्ति कला है, और कला के और भी बहुत सारे पक्ष हैं, अन्य पक्ष, संगीत है, नृत्य है, शिल्प हैं। तो कोई भी टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें क्या पढ़ना है आपको? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास। सांस्कृतिक इतिहास के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, इसके बारे में कम से कम ध्यान रखना है, इस पे ज्यादा फोकस करना है। तो यदि आपको सिलेबस की समझ हो, उसके अंदर टोटल कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं हिस्ट्री के अंदर उसकी समझ हो, और हर के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं समझ हो। कोई भी किताब आप इस तरह से पढ़ना शुरू करो, 8 पेज का किताब, 10 पेज का किताब यदि इसके ऊपर होगा तो 3 पेज 4 पेज वो सांस्कृतिक खंडों पे होगा। पढ़ना पूरा 10 पेज है, आपस में जुड़ा हुआ है वो, बट हमें उस 4 पेज को विशेष महत्व देना है और उसको थोड़ा चिंतन करना है, मनन करना है, कि ना कि केवल हम याद करना कि भाई हिस्ट्री आ गया तो हमने पढ़ लिया 563 बीसी में बुद्ध का जन्म हुआ था और 480 बीसी में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। वो एक हिस्सा है, बट बहुत छोटा हिस्सा है, बट उसी के कारण इतिहास विषय भी थोड़ा बदनाम है। और स्कूल कॉलेज में जो पढ़ने पढ़ाने की संस्कृति है इतिहास को लेकर के वैसे ही है। तो
यूपीएससी लेकिन थोड़ा आदत चेंज करवाएगी। जो लोग क्वालिफाई करते हैं, चाहे वो इंजीनियर हो चाहे डॉक्टर हो, हिस्ट्री को भी वो प्रॉपर विजुअलाइज करते हैं, अपने जीवन में कहीं ना कहीं देखते हैं, तभी वो अच्छा कर पाते हैं। एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक सीए बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स आया है। और इतिहास वाले छात्र को अक्सर ऐसा लगता है, मैंने देखा है कि वो बहुत जानते हैं, इसी भ्रम में रह जाते हैं वो। यूपीएससी का तरीका थोड़ा डिफरेंट है पूछने का, सवालों को पूछने का। तो एक पक्ष तो क्लियर हुआ ना आपका। सिलेबस आपका सांकेतिक है पीटी में, तो विस्तार से पूरी सिलेबस आपके पास होनी चाहिए। कुछ वीडियोस पुराने भी पड़े हुए हैं, मेरा विषय थोड़ा स्टैटिक हो जाता है, इसलिए हमारे पुराने वीडियो भी बहुत कारगर रहेंगे। विजन आईएएस के प्लेटफॉर्म पे कुछ हिंदी के वीडियोस पड़े हुए हैं, ठीक है, उसमें भी इन सब चीजों का जिक्र हमने किया कि इसमें मैं बदल नहीं सकता हूं कुछ भी, बहुत डायनेमिक नहीं है ये। जहां डायनेमिक है मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको। यहां तक क्लियर सभी को? तो हमने एक पे चर्चा की कि प्रीलिम्स का अप्रोच क्या होगा, क्यों प्रीलिम्स में संस्कृति वर्ड न होने के बावजूद इसी खंड से सवाल होते हैं। 2018 में केवल मॉडर्न इंडिया से शिक्षा पे 3 सवाल है। 2018 में आधुनिक शिक्षा पे 3 सवाल है। शिक्षा खंड आ जाता है संस्कृति का। ऐसे चूंकि आप थोड़ा सा जब आप पढ़ोगे ना तो विश्लेषण का थोड़ा एक मजा आएगा आपको। बट ये समझ लेना कि आपकी तैयारी में सिलेबस, हिस्ट्री में इंडिकेटिव सिलेबस है तो एक डिटेल सिलेबस होना चाहिए, और क्वेश्चन पेपर चाहे जितना वक्त लगे, वही आपका संविधान है, वही आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। एक समय ऐसा आता है तैयारी के साथ जब आपकी भी दृष्टि ब्रॉड होने लगती है, समझ में आने लगती है पूरी बातें, और मजा आने लगता है। विषय बोझिल होगा तो फिर वो साथ छोड़ देगा आपका। इतनी बड़ी तैयारी में चीजों को याद कर रट कर बहुत नहीं ले जा सकते हैं हम अपने क्लास में भी या लेक्चर वगैरह में भी हमारी कोशिश होती है कि उसको अंडरस्टैंड करें, उसको हम समझें, उसको हम महसूस करें, उसको हम, ठीक है। एक पक्ष पे हमने बात की। इसी में एक दूसरा पक्ष में आपको बताऊं, ये पीटी का सिलेबस मैंने थोड़ा आपके सामने रखा था। अब जरा मेंस के सिलेबस के बारे में आपसे मैं बात करूं। देखो, जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, मैं कुछ उदाहरण भी आपको दूंगा, मैं भी आपको। जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस है वो आप देखोगे, मुख्य परीक्षा में मुख्यतः 3 चीजों को पढ़ने के लिए कहा गया सिलेबस के अंदर। मुख्य परीक्षा में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक आपको पढ़ना है संस्कृति एवं विरासत। बात समझ में आ रही सभी को? पीटी के अंदर पूरा इतिहास पढ़ना है, उसमें संस्कृति है। मुख्य परीक्षा में पूरे इतिहास की बात नहीं कही गई। मुख्य परीक्षा में साफ साफ कहा गया है कल्चर एंड हेरिटेज पढ़िए आप। तो पीटी में भी इसी को महत्व दिया जा रहा है और मेंस में भी इसी को महत्व दिया जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही सभी को? और इसमें 3 शब्दों का 3 अलग अलग और शब्द भी रख दिए गए हैं। ये अपने आप में पर्याप्त है, कुछ नहीं भी लिखता तो। इसमें लिखा गया है कि आप प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक का संस्कृति और विरासत पढ़े। प्राचीन काल से लेकर यानी पाषाण काल से लेकर के अभी वर्तमान तक चले आइए। अब इसमें एक शब्द ये दिया गया है। और इसमें कहा गया कला पढ़ लेना जरूर तो नहीं लिखा हुआ, मैं कह रहा हूं अपनी तरफ से और इसमें कहा गया आर्किटेक्चर जरूर पढ़ लेना। कला के अंदर भी, आर्किटेक्चर भी कला के अंदर ही आता है। और इसके अंदर कहा गया भाई साहित्य जरूर पढ़ लियो। वो सारी भाषा साहित्य, हम जो बात कर रहे हैं आपसे, हम अंग्रेजी को छोड़ दीजिए तो हिंदुस्तान की अधिकतम भाषाओं का जो स्रोत है आपको संस्कृत में मिलेंगे। जड़ों को जानो, जड़ों को समझो, ये 3 बातें कही गई हैं अलग से। संस्कृति एवं विरासत, प्राचीन एवं आधुनिक काल, ये एक लाइन ही पर्याप्त है। यानी पूरे प्राचीन काल में मैंने क्या बताया, 10 टॉपिक, हर टॉपिक के संस्कृति और विरासत का खंड, मध्यकाल के 3 टॉपिक, उसका संस्कृति और विरासत का खंड, और आधुनिक काल का संस्कृति और विरासत का खंड। बात पहुंच पा रही है आप लोगों तक? यस यार, थोड़ा बोलो यार, यस। मैं जान रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, ठीक है, आपके धैर्य की परीक्षा है, ठीक है, ओके। यहां तक तो हर काल में वेरी सिंपल है। अब 15-16 सवाल 2013 से लेकर 18 के बीच में अब तक पूछे गए हैं। यदि हमारे पास सिलेबस की क्लैरिटी हो, केवल इसको देख के चलेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा क्या पूछ रहे हैं। सिलेबस की क्लैरिटी हो, हर टॉपिक पे हमारे पास अरेंज नोट्स हो,
और हर टॉपिक को हम इस दृष्टिकोण से पढ़ें कि आज क्यों पढ़ रहे हैं हम हड़प्पा को, भाई वैदिक को क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्यों पढ़े इसको अपने सामान्य अध्ययन में, विशिष्ट अध्ययन नहीं, थोड़ा सा ये नजरिया हो, सोचने वाला नजरिया कि हम क्यों पढ़े इसको हम। तो आप यकीन रखिए फिर बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेंस के जितने भी सवाल पूछे गए हैं, कभी कभी एक दो सवाल फैक्चुअल रह रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव के साथ पीटी के साथ साथ ही तैयार हो जाता है। मेंस के सवाल तो इतने प्रैक्टिकल होते हैं, इतने प्रैक्टिकल होते हैं कि लगभग चीजों को आप करने की स्थिति में रहेंगे यदि ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ रहे हो तो आप। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, मुख्य परीक्षा में आपको क्या पढ़ना है, संस्कृति एवं विरासत। जो 7-8 सवाल हिस्से में पूछे जाते हैं मेंस में ना, पहला 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल इसी पे रहता है। अब ऐसे देखिए ना, विरासत की जैसे हम बात करते हैं, भाई जो हमारे परिवार में जो हमारे दादा हैं, जो हमारे परदादा भी, वो कुछ छोड़कर जाते हैं ना अगली वाली पीढ़ी के लिए। बस विरासत तो कुछ वैसे ही देखिए, जैसे हम चर्चा करते हैं बातचीत के क्रम में भी, भाई अंग्रेज 15 अगस्त 47 में गए जब हिंदुस्तान छोड़ के, तो क्या देकर हमें गए। हम सकारात्मक बात करेंगे, हम आर्थिक क्षेत्र में तो भाई रेलवे उन्होंने दिया, पक्की सड़कें उन्होंने दी, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम दिया, कैपिटलिस्ट सिस्टम के बारे में बताया, आधुनिक उद्योग उनके समय आया। आर्थिक क्षेत्र में बात करें हम, आर्थिक, अंग्रेजों ने आर्थिक क्षेत्र में हमें क्या दिया भाई, तो देखो ये दिया। हमें आलोचना करनी है तो खेती को उन्होंने बर्बाद कर दिया। इंसान मतलब अब खेत को जोत रहा है, पशु नहीं है। उद्योग अपने हिसाब से उन्होंने उद्योगों का विकास किया, असंतुलित विकास किया। कोई भी हमारे पास वैसा उद्योग नहीं था जो आगे चलकर हमारे उद्योगों को सस्टेन करें। जैसा अभी आपने बताया सिविल सेवा की बात, आप प्रशासन के क्षेत्र में देखो, आप अंग्रेजों ने हमें क्या दिया भाई। तो ये जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, सिस्टम अंग्रेजों ने शुरू किया सिविल सेवा की। आज जो न्यायपालिका है अंग्रेजों के समय शुरू हुआ, जो सेना है वो अंग्रेजों के समय आया, पुलिस अंग्रेजों के समय आया। ये पूरा जो भौगोलिक आप सीमा देख रहे हैं वो अंग्रेजों ने ही विरासत में हमें दिया है, पटवार वगैरह को छोड़कर। इसका नकारात्मक सेंस देखोगे आप, अंग्रेजों ने पुलिस बनाया ही था हमें डराने के लिए। पुलिस को देखते ही आज डर लगता है। तो भाई अंग्रेजों की विरासत क्या है, इसमें कोई भी बात जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ऐसा इसको किताबी बात में, किताब से कोई लेने देना नहीं है इसका, ये हम जी रहे हैं। जब विरासत पे ऐसे सवाल होंगे तो फिर कोई किताब में ढूंढेगा तो बड़ा मुश्किल है, किताब में मिलेगा भी नहीं आपको। तो हम टॉपिक को पढ़ते हैं और फिर उस पर देखो इस टॉपिक का आज हमारे जीवन में क्या रेलिवेंट है। इस एक मंत्र को बनाए रखिएगा, हर टॉपिक पे हिस्ट्री आपका सरल होता चला जाएगा मेंस में। कभी भी काला अक्षर में उलझ मत जाइए। अकबर पढ़ रहे हैं तो अकबर में उलझ गए, अकबर का क्या रेलिवेंट है आज हमारे जीवन में, क्यों महान कहते हैं उसको हम, अशोक कैसे है आज हमारे जीवन में महत्व रखता है। जब इस अप्रोच पे काम करेंगे तो टॉपिक भी सरल हो जाएगा और मेंस तो वाकई बहुत सरल होना है। मैं लगातार 14 वर्षों से काम कर रहा हूं, बदलते हुए ट्रेंड के साथ काम कर रहा हूं। जिस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से इन चीजों को अरेंज करके मैं लेके चलता हूं ट्रेंड के हिसाब से, एक बात के लिए मैं भी कॉन्फिडेंट रहता हूं कि जिस सिस्टम पे मैं आपको रख रहा हूं, जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, आप इस पे काम करेंगे, उसके बाद आपको कठिनाई पैदा होगी तो आप ये मान के चलेगा कि हिंदुस्तान में किसी और को भी कठिनाई पैदा हो रही है, कोई एडवांटेज नहीं लेगा। प्रतियोगिता इसी बात की होती है। आप एग्जाम में अच्छा करें तो ऐसा ना हो कि कोई कंपटीटर बहुत अच्छा कर रहा है और आप उसके रिच नहीं बना पाए, आप उसकी समझ नहीं बना पाए। कल्चर लोगों का पूरा एग्जाम खराब करके रख दे रहा है। ये जो लोग मेंस के रेस में हैं वो समझ ही नहीं पा रहे कि इसमें करना क्या हमें। यूपीएससी कल्चर को केवल ऐसे ही नहीं देखती है। तैयारी में जितने भी आपको कल्चर पे गाइड मिलेंगे वो केवल ऐसे मिलेंगे आपको। एक बात इसमें और ऐड कर दूं मैं, यूपीएससी इसके बाहर भी कल्चर को देखती है। ये तो है ही, उस किसी दौर की सामाजिक या आर्थिक कोई और महत्वपूर्ण पहलू, सपोज दैट, जैसे भी अशोक की वैसी कौन सी बातें जो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। कल आपसे पूछ लेगा, अच्छा बताओ एक स्टूडेंट को, एक प्रशासक को अशोक से क्या शिक्षा लेनी चाहिए, एक सिविल सेवक को अशोक से क्या शिक्षा लेनी चाहिए। अशोक आप देखोगे कोई मोहताज नहीं है परिचय का कि हम किताब पढ़ेंगे तभी अशोक के बारे में जानेंगे। हम किसी न किसी रूप में अशोक के बारे में हम सुनते आ रहे हैं। हम कभी कोई पिक्चर बन जाती है, कभी कोई सीरियल आ जाता है,
सामान्य अध्ययन को थोड़ा सामान्य तरीके से भी लेंगे ना हम, तो कभी कभी क्या होगा, कल्चर का दायरा भी इन टॉपिक से भी बाहर निकलता है। वहां थोड़ा हम जैसे लोगों की भूमिका होती है, स्पेसिफिक बताते, देखो यहां पे थोड़ा इन सब चीजों का ध्यान रखना। ये सब चीजें आज हमारे जीवन में महत्व रख रही हैं, ठीक है। तो हम यहां बात रख रहे हैं कि भी कैसे पढ़ना आपको संस्कृति और विरासत। तो विरासत का सेंस समझ में आ रहा है सभी को? यस। संस्कृति को एक हमने डिफाइन कर रखा है, विस्तार से डिफाइन तो संभव नहीं है अभी यहाँ पे, संस्कृति, सभ्यता, कला, बट एक डिफाइन कर दिया हमने इनिशियल जो तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो ये थोड़ा बहुत हमारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पार्ट्स हुआ। इसी में आप कोई भी खंड पढ़ोगे आप, जैसे हमने बताया मुख्य परीक्षा में हमें संस्कृति और विरासत का अध्ययन करना है, ठीक है। तो वो सिलेबस मैंने क्लियर कर दिया आपको, संस्कृति व विरासत। अब बुद्ध के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे, बुद्ध के बारे में सभी लोग जानते हैं। पिछले 8-10 वर्षों से ऐसा हुआ है कि ऑन एन एवरेज प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन बुद्ध के ऊपर जरूर पूछा जाता है, और ऑलमोस्ट मेंस में भी बुद्ध से रिलेटेड कुछ न कुछ चीजें पूछी जा रही हैं। हम न भी पढ़ें तो 8-10 कॉमन सी बातें हैं, जैसे अहिंसा की बात कर रहे हैं, वो समानता की बात कर रहे हैं, गरीबों पर दया की बात कर रहे हैं, बड़ों के सम्मान की बात कर रहे हैं, माता पिता के सम्मान की बात कर रहे हैं, मित्रता की बात कर रहे हैं। जो भी 8-10 इस तरह की जो अच्छी बातें हैं, जो मूल्य परक शिक्षा, बुद्ध हो या महावीर स्वामी हो या महात्मा गांधी हो, कोई भी विचारक इस तरह की बात रख रहा है। जब हम पढ़ते हैं तो इन सब चीजों पे भी ध्यान देते हैं। और सवाल कैसे क्रिएट किया जाता है, सवाल को कैसे क्रिएट किया जाता है। अच्छा बताओ, भारतीय समाज में जो आज समस्याएं हैं उसको हल करने के दृष्टिकोण से बुद्ध की शिक्षाएं कितनी प्रासंगिक हैं। बताओ, दुनिया में जो समस्याएं हैं, तो क्वेश्चंस जब आप देखोगे ना, तो क्वेश्चंस को जब आप टॉपिक पढ़ोगे, जैसे हमने बुद्ध काल से शुरुआत की, तो हमें प्रॉपर समझना पड़ेगा उस टॉपिक के अंदर जाके भी हमें पढ़ना कैसे है, और उसके रेलेवेंट को भी देखना है हमें। यही आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बुद्ध के बारे में पूरी तैयारी करनी है, तो उनकी थोड़ी जीवनी के बारे में जानना है, उनकी यात्राओं के बारे में जानना है, उनसे जुड़े हुए बौद्ध संगीति के बारे में जानना है, कुछ साहित्य के बारे में जानना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ तथ्यात्मक भी हो जाता है। तो भाई बुद्ध कितना रेलेवेंट है, यदि ये सवाल पूछा गया तो क्या है, ये विरासत ही तो है। साउथ ईस्ट एशिया से देखो रिलेशंस पे कितना ज्यादा आज महत्व दिया जाता है। मैक्सिमम देशों में, इवन चाइना, जापान से लेकर के जितने भी, वियतनाम, श्रीलंका, थाईलैंड, तमाम देशों में बुद्धिज्म बहुत लोकप्रिय है। बर्मा, हमारी विदेश नीति में पंचशील की चर्चा होती है। उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो बुद्ध का बड़ा महत्व है। किसी भी देश की यात्रा पे जाओगे तो आपको बौद्ध भिक्षु दिख जाएंगे। बुद्ध से संबंधित बहुत सारी जो कलाएं हैं, जो मूर्तियां हैं, जो स्थापत्य हैं, वो दूसरे देश में भी जाओगे तो मिल जाएंगे आपको। आपको लगेगा कि आप थाईलैंड में गए हो, अचानक से पता चलेगा अच्छा यहां भी स्तूप की एक आकृति बनी हुई है, या बुद्ध के ऊपर एक पैगोडा बना हुआ है। जैसे बुद्ध की बात है, या बड़ा अपनापन महसूस करोगे। तो बताने का बस मकसद ये है हमारा कि एक टॉपिक मैं आपके सामने रख रहा हूं कि विरासत को हमें इस तरह से देखना है, किसी भी टॉपिक को, अतीत को केवल अतीत में जाके नहीं देखना है। हड़प्पा की यदि टाउन प्लानिंग है तो पूछ रहा, बताओ आज उससे हम क्या सीखें। ये नहीं बता रहे केवल बताओ टाउन प्लानिंग में क्या क्या मिला मोहनजोदड़ो के अंदर, लोथल के अंदर। ये ट्रेडिशनल वे है पढ़ने का, कुछ हमें पढ़ना है, बट थोड़ा उससे आगे जाकर के हमें सोचना है, इसमें काम करना है। तो ये संस्कृति, विरासत और टॉपिक का खंड हो गया आपका। दूसरा, मुख्य परीक्षा की बात करें हम, तो मुख्य परीक्षा में आधुनिक भारत हमें पढ़ना है। मुख्य परीक्षा में हमें क्या पढ़ना है, एक संस्कृति एवं विरासत, दूसरा हमें क्या पढ़ना है, आधुनिक भारत। ठीक है, आधुनिक भारत का जो सिलेबस कह रहा है वो कह रहा है 1750 से लेकर वर्तमान तक पढ़ने के लिए। देखो ये जो मॉडर्न इंडिया का जो खंड है ना, अभी हमने पीटी के अंदर क्या बताया आपको कि आधुनिक भारत पीटी में भी आपको पढ़ना है, मेंस में भी पढ़ना है, चीजें कॉमन है। देखो जो चीजें कॉमन नहीं उसकी स्ट्रेटजी थोड़ी अलग हो जाती है। जो चीजें कॉमन है
थोड़ा उसमें एफर्ट बढ़ा दिया जाता है। तो जितने भी मेजर टॉपिक हैं मॉडर्न इंडिया के ऊपर, जैसे मान लो सपोज दैट हम सिलेबस की बात करें मॉडर्न इंडिया की, तो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को कैसे जीता, ये एक टॉपिक है ब्रिटिश विस्तार। थोड़ी देर पहले सर एक पानीपत की लड़ाई का जिक्र कर रहे थे आपसे, जो हमारे भूगोल वाले सर थे, पानीपत की लड़ाई, पानीपत में लड़ाई क्यों हुई, लोग ज्योग्राफिकल एंगल की बात कर रहे होंगे। सिलेबस कह रहा है ब्रिटिश विस्तार, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को कैसे जीता लगभग 100 वर्षों में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं एक बार, सिलेबस कह रहा है 1750 से वर्तमान तक क्या पढ़ना ये आप तय कर लीजिए। उसमें लिखा हुआ महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, मुद्दे। तो यदि आपको सिलेबस हो और आपको पता हो ठीक है इसके अंदर मुझे क्या पढ़ना है, ये 15 टॉपिक पढ़ने, ये 20 टॉपिक पढ़ने, 25 टॉपिक पढ़ने, भाई देखो जब क्लैरिटी होगी तभी आपको ये पता होगा यार हमें पढ़ना है, इसमें 10-12 वॉर के बारे में पढ़ना, अंग्रेजों ने कैसे हिंदुस्तान को जीता। भाई हमें पढ़ना है अंग्रेजों की अलग अलग नीतियों के बारे में, अंग्रेजों ने खेती, व्यापार, उद्योग, परिवहन, हर क्षेत्र में उनकी नीति क्या थी अंग्रेजों की। हमें पढ़ना है अंग्रेजों की सामाजिक नीति। भाई अंग्रेजों ने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया आज पूरे हिंदुस्तान में खूब चर्चा होती रहती है। आज भी हमारी अपनी कोई भाषा को महत्व दे नहीं पाते हैं और पूरी तरह से अंग्रेजी को अपना नहीं पाते हैं। यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था, अंग्रेज तो चले गए बट अंग्रेजियत रह गई। शिक्षा की चर्चा होती है सामाजिक नीति में, सती प्रथा वगैरह के बारे में आप जानते होंगे, विधवा विवाह के बारे में कभी आपने सुना होगा। छोड़िए आप पुरानी बातों को, भाई विधवाओं की दशा बहुत अच्छी नहीं है हमारे समाज में, तो उस समय अंग्रेजों ने कानून बनाया विद्यासागर के प्रयासों से। तो हमें सामाजिक नीति यानी प्रत्येक टॉपिक के सब टॉपिक्स होंगे। जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि आपको इसके भीतर क्या पढ़ना है तो आप वैसे ही अंधेरे में चलते रहोगे। हम ये क्लियर कर ले कि हमें ये पढ़ना है, इसके अंदर हमें ये पढ़ना है। भाई 12 वॉर के बारे में पढ़ना है, कुछ संधियों के बारे में पढ़ना है, कुछ गवर्नर के बारे में पढ़ना है पहले टॉपिक में। पढ़ने के बाद आपको क्या लगेगा, चलो ये खंड मेरा पूरा हुआ। यदि हम पढ़ते जाएं और लगातार कवर करते जाएं, उसके साथ साथ प्रत्येक टॉपिक के साथ पीटी और मेंस के सवालों को देखते जाएं हम, और संभावित सवालों के लिए अपने आप को तैयार रखें हम, तो ऑटोमेटिक किसी भी विषय में कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। कभी आप सोचोगे ना कि भाई हमारी तैयारी कैसे चल रही है, तो हर उस विषय में आप परेशान रहोगे जिसका सिलेबस आपको क्लियर नहीं होगा। कभी भी आप कोशिश करिएगा, उसके सब टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे और कहां से पढ़ना ये क्लियर नहीं होगा आपको। अंत तक, एग्जाम के पहले तक आप परेशान रहेंगे आप। और जहां वो क्लियर है, आप 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन अपने पुराने अनुभव को भी देखिए आप, जहां जहां क्लैरिटी है एग्जाम के पहले आपका कॉन्फिडेंस बबल करने लगता है। अरे एग्जाम हो जाता तो मैं तोड़फोड़ मचा देता। मैं जहां क्लैरिटी नहीं है, अरे यार एग्जाम थोड़ा टल जाता, कुछ और समय मिल जाता। तो हिस्ट्री जैसे विषय में भी मैं इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट हूं, बहुत साइंटिफिक इसका सिलेबस है। यदि हम साइंटिफिक तरीके से काम करेंगे तो हर टॉपिक के साथ हमारा कवर होता जाएगा। और भी ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक है, जैसे प्रशासनिक नीति है, अभी हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले ही, अभी चर्चा हुई। सिविल सेवा, सेना, पुलिस, न्यायपालिका, ये सब पढ़ना है। आप जिस क्लास हॉल में भी बैठे हुए हैं, ये अन्ना राजम क्लास हॉल है, उसके ऊपर सत्येंद्रनाथ टैगोर क्लास हॉल है। प्रथम महिला आईएएस अधिकारी हैं, ऊपर सत्येंद्रनाथ टैगोर प्रथम आईसीएस ऑफिसर थे, 1863 में क्वालिफाई किए थे वो एग्जाम। 2018 प्रीलिम्स में भी सवाल आया है। तो वही सिविल सेवा, सेना, पुलिस, छोड़ना कोई भी टॉपिक नहीं है, हर टॉपिक में एक एवरेज पकड़ रखनी है हमें। संवैधानिक विकास, बहुत सारे कानून हैं अंग्रेजों के समय के, 73 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 19 का अधिनियम, 35 का अधिनियम। 19 और 35 के अधिनियम से पिछले 4 साल में पीटी में हर एक साल एक सवाल पूछे गए, बड़े सिंपल सवाल है। तो हर टॉपिक के साथ जब हम पढ़ते जाते हैं ना, देखो पीछे ट्रेंड क्या चल रहा है, अब कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसा होगा आपका, आगे क्या संभावना है, कैसे ध्यान रखना है आपको। इस तरह से आपको आगे कवर करते जाना है। और 1857 का विद्रोह है, नागरिक विद्रोह है, बहुत सारे रिवोल्ट्स हैं जिनकी चर्चा होती रहती है। इसी में मॉडर्न इंडिया में ही हमारा राष्ट्रीय आंदोलन का भी जिक्र होता है। मॉडर्न इंडिया को हम 3 फेज में बांट कर देखते हैं।
मेंस में ध्यान रखिएगा। जो पहला फेज है मोटे तौर पर हम मानकर चलते हैं 1750 से 1857 तक है। दूसरा फेज है 1857 से 1947 तक है। इसमें सिंपली हमें दो बातों का अध्ययन करना होता है कि 15 अगस्त 47 तक वो कौन कौन से लोग थे, कौन कौन सी धाराएं थी, कौन कौन से संगठन थे जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, जो पन्नों में दर्ज नहीं भी हैं। भाई यहां तक के सफर तय कराने में किनकी भूमिका थी। कांग्रेस की चर्चा होती है, नरम दल, गरम दल, गांधीवादी दल। लाल बाल पाल के बारे में तो हम सब जानते ही होंगे, है ना। गांधी जी के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर 150वीं जयंती मनाई जा रही है और 26 जनवरी का जो हमारा कल का जो पूरा का पूरा थीम था वो गांधी जी पे ही थीम था पूरा का पूरा। और कोई ऐसा साल नहीं है यूपीएससी मेंस में पिछले 4-5 वर्षों में जब एक सवाल गांधी जी के ऊपर ना पूछा गया हो। तो 15 अगस्त 47 तक कौन लेके गया? अभी तो कांग्रेस की बड़ी भूमिका थी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता से लेके गांधी जी और तमाम नेताओं की। बहुत विस्तार से पढ़ना, नरम गरम गांधीवादी, ये मैं बस एक परिचय करा रहा हूं आपको। देखो ये पढ़ना है, सिलेबस में वो बात हो या न हो। क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, इन सब की भूमिका हमें पढ़नी है। समाजवादी जेपी, लोहिया, नामों को देख के घबराइएगा मत, सबका एक थीम है। एक समाजवादी क्या करेगा तो वो क्लियर है, वो लगातार अंग्रेजों से संघर्ष की बात करेगा। अंग्रेजों से कभी भी बातचीत पे वो तैयार नहीं होगा। गांधी जी की रणनीति होती थी बातचीत करने की भी। एक समाजवादी क्या करेगा, ब्रिटिश सरकार जब भी खतरे में तो चाहेगा देश को तुरंत आजादी मिले, वो कभी आंदोलन रोकना नहीं चाहेगा। यदि मैं कोई ऐसा 10 कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि देखो एक समाजवादी ऐसा करेगा, तो अब आपके दिमाग में अच्छा राम मनोहर लोहिया ने ऐसा ही किया होगा, जेपी ने ऐसा ही किया होगा, सुभाष चंद्र बोस ने भी यही किया होगा, नरेंद्र देव ने भी यही किया होगा। हम घबराते कब हैं? जब मुझे लगता है कि अरे इतने सारे व्यक्तित्व पढ़ने हमें। हमने जैसे कहा समाजवादी, तो समाजवादी का एक थीम है ना पढ़ने का। तो ये समाजवाद की 10 विशेषताएं हैं, ये 15 नाम हैं, उन पे लगा दो। भाई राम मनोहर लोहिया का जन्म कब हुआ, मृत्यु क्यों हुआ, इसको ज्यादा नहीं पूछा जाता एग्जाम में, कभी नहीं पूछा जाता है। जैसे हमने कहा कि भाई क्रांतिकारी हमें पढ़ने हैं, मैं एग्जाम्पल देके आपको बता रहा हूं। भगत सिंह के बारे में आप सब जानते हैं, बहुत चर्चा होती रहती है भगत सिंह को लेकर के। एक क्रांतिकारी जो है वो हिंसात्मक तरीके से ब्रिटिश अधिकारियों को मारकर या उनके समर्थक लोगों को मारकर उत्साह पैदा कर रहे हैं देश में और अंग्रेजों को निकालने के लिए एफर्ट लगा रहे हैं। तो कोई भी क्रांतिकारी क्या करता था, वो कोई एक सीक्रेट सोसाइटी, गुप्त समिति बना लिया करते थे, कोई संस्था, कोई पत्रिका निकालते थे, युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, बम बनाने की ट्रेनिंग कैसे ली जाए, कहां डाका डाला जाए, सरकारी खजाने को कैसे लूटा जाए, कौन कौन बदनाम अधिकारी है जिसको मारा जाए, और ऐसा क्या किया जाए जिससे देश के युवाओं में जोश उत्साह पैदा हो। एक क्रांतिकारी क्या करेगा, तो हमें 10-12 पॉइंट्स आपको बता दिए। अब वीडी सावरकर हो, खुदीराम बोस हो, प्रफुल्ल चाकी हो, मैडम विकाजी कामा हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, जयदेव कपूर हो, मदन लाल ढींगरा हो, उधम सिंह हो। बात समझ में आ रही क्या सभी को? यस। कोई भी क्रांतिकारी, वो उसके बाद थोड़े थोड़े तथ्य यदि हम पढ़ने का तरीका करेक्ट कर लें हम, तो याद रखने में कठिनाई नहीं होगी आपको। हर टॉपिक शुरू करने के पहले आपको एक बार बताऊंगा, देखो इस टॉपिक का ये थीम है, केवल उस थीम की समझ हो जाएगी तो आप खुद भी किताब और नोट से बहुत सरलता से आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं कि चीजें क्लियर नहीं है, तो हिस्ट्री तो सबसे ज्यादा क्लियर विषय है भाई। इसलिए तो यूपीएससी ने सांकेतिक छोड़ दिया कि तुम सोचते रहो क्या पढ़ना है इसमें। अच्छा, कुछ लोग फंस जाते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, पहले वहां से शुरू करते हैं पढ़ना। वो भगत सिंह ने 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में बनाया था चंद्रशेखर आजाद के साथ। भगत सिंह ने फिर उसके बाद बम फेंका था केंद्रीय विधानसभा में। भगत सिंह ने सैंडर्स को मार गिराया, लाहौर षड्यंत्र केस हो गया, लाजपत राय का बदला लिया। वो सब हम भी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं, वो जरूरी है। उन घटनाओं के आधार पर तो उनका आकलन करते हैं हम। इनकी कुर्बानियों के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना, हम महसूस करेंगे हम,
हमें लगता है कि कितने बलिदानों के बाद हमें आजादी मिली है। हिस्ट्री को न तो मैं काले अक्षर के तौर पे देखता हूं और ना ही पढ़ाने की हमारी शैली है। 3-4 उदाहरण मैं आपको दे चुका हूं, और यूपीएससी जिस तरह से देख रही है इस समय उसके रेलेवेंट की बात, तो हम पहले ट्रेडिशनल सिलेबस को सेटल करते हैं। पहले हम जो कुछ दिया हुआ पहले ही समझ लो, फिर उसके बाद चूंकि यूपीएससी है भाई, हिस्ट्री में भी डायनामिज्म बहुत है, स्टैटिक है तो डायनामिज्म भी बहुत है। फिर हम लेते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में, भाई आज देश दुनिया में क्या हो रहा है, इतिहास कहां है आज। तो ऐसे करके फिर हम रेड करना शुरू करते हैं, यूपीएससी कोई सवाल क्यों पूछती है, कैसे पूछती है। तो हिस्ट्री भी उतना ही मजेदार होगा आपका जितना ज्योग्राफी, इकोनॉमी या दूसरे विषय होंगे। सवाल पढ़ने देखने का है, ठीक है। तो इस तरह से 15 अगस्त 47 तक अब हम सब आजादी के लिए खूब दीवानगी और जबरदस्त एफर्ट होगा। तो क्या ब्रिटिश सरकार इतनी मेहनत से हमें गुलाम बनाई है, क्या इस मकसद से गुलाम बनाई है हमें कि वो छोड़ दें? नहीं, वो सारे दांव पेच लगाएंगे कि हिंदुस्तान न छोड़ना पड़े। और हम देखेंगे हमारे जो समर्पित राष्ट्रवादी होंगे, जो देशभक्त होंगे उस समय, जो शहीद हैं हमारे, वो भी धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार के हर दांव पेच का काट निकालेंगे। वो खूब मजा आएगा, उनका दांव पेच फिर इनका दांव पेच, उसी के साथ वो एनालिसिस भी चलती रहेगी आपकी। हम सिलेबस को भी कहीं नहीं छोड़ते हैं, इशूज, व्यक्तित्व, मैं हर टॉपिक में बताऊंगा आपको। तो पर्सनालिटी का तो देखो हमने हिंट्स इतना दे दिया ना, किसी ने पढ़ा भी होगा, 2-3 उदाहरण हमने दे दिया कि पूरे के पूरे हिस्ट्री के पर्सनालिटी इसी पैटर्न पे तैयार हो जाते हैं। मुश्किल से 2 घंटे लगेंगे, किसी का पढ़ा हुआ 2 घंटे में पूरा पर्सनालिटी करा दूं मैं भी कभी, केवल पैटर्न ही तो बताना है हमें उसको, ठीक है। तो ये मॉडर्न इंडिया हमने कहा। पीटी में भी 47 के बाद थोड़ा पढ़ना है आपको, मेंस में भी जैसे कह रहा है 1947 से वर्तमान तक, एटलीस्ट 1991 तक की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को जरूर पढ़ना है हमें। नेहरू जी ने किस तरह से देश को संभाला वो तो खास करके हमें पढ़ना है उस दौर में, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में हमें पढ़ना है। तो 91 तक की जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, तो नॉर्मली क्या होता है इस टॉपिक में इकोनॉमी वाले सर बहुत सारी बातें पढ़ा ले जाते हैं, कुछ ज्योग्राफी वाले सर पढ़ाते हैं, कुछ पॉलिटी वाले सर पढ़ाते हैं, कुछ आईआर वाले सर पढ़ाते हैं। हमें ये पता है कि कौन सर हमारे क्या क्या पढ़ा रहे हैं विजन आईएएस के मंच पे, हमें पता है। तो जो जो चीजें वो छोड़ देते हैं जिसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, भाई आज जो हिंदुस्तान का इतना प्यारा नक्शा दिखाई पड़ता है, ये इतना बढ़िया मैप, सुंदर सा मैप बना कैसे, इंटीग्रेशन कैसे हुआ हिंदुस्तान का, मैं कराऊंगा। ये नॉर्थ ईस्ट कैसे जुड़ गया, हमारा हिस्सा बन गया, ये नॉर्थ की बाउंड्री, ये हम कैसे बन गए, इतना बटे हुए थे 18वीं सदी के मध्य में, ये राष्ट्र कैसे बन गया। बहुत ऐसे उसमें इश्यूज आ जाएंगे, करीब करीब 12-15 ऐसे टॉपिक हैं यहां पे। तो इसमें कुछ वॉर भी पढ़ने होते हैं, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, पुनर्गठन पढ़ना होता है, एकीकरण पढ़ना होता है, ठीक है। कुछ पुराने वीडियोस में भी क्लियर कर रखा है, कोई बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि देखो इनिशियल क्लास है, मैं किसी भी टॉपिक पे लूंगा तो 3 घंटे, तो थोड़ा आपको अवेयर करा दूं कि देखो सिलेबस जैसा है वैसा है नहीं। और हिस्ट्री को लेकर जो धारणा वो लेके मत चलना, यदि आप बैठे हो या ऑनलाइन देख रहे हो, ठीक है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप जितना चाहोगे हर किसी भी टॉपिक पे उदाहरण मेरे पास है बात करने के लिए। किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे उसको हम फील करेंगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं आपको। वो काला अक्षर वाली बात नहीं रहने जा रही है। तो 91 तक के डेवलपमेंट्स में महत्वपूर्ण, जैसे मान लो इमरजेंसी है, अब नॉमिनल कोई नहीं पढ़ाता है उसको, मैं चर्चा करा दूंगा इमरजेंसी क्यों था भाई। पंजाब में आतंकवाद था, मैं बताऊंगा आपको। तो मैं उन टॉपिक्स को कवर करता हूं जो दूसरे सर अमूमन उस टॉपिक को कवर, लेकिन सिलेबस का पार्ट है। आप जब क्वेश्चन लिखोगे, बांग्लादेश वार क्वेश्चन पे आया है, ताशकंद समझौता 1965 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सिलेबस हम एकदम सेफ डिजाइन करना है हमें। हिस्ट्री जैसे ठहरे हुए विषय में भी यदि सिलेबस का हम ठीक से डिजाइन नहीं किया तो पहली गलती मानी जाएगी ना। हमें यही क्लियर नहीं था क्या पढ़ना, तो क्या एग्जाम निकालेंगे फिर हम। ओके, तो मेंस में संस्कृति विरासत के बारे में हमने समझाया आपको, मॉडर्न इंडिया के बारे में हमने बहुत एक स्पीड में ही लेकिन एक चीजें रख दी आपके सामने। तीसरा खंड है विश्व इतिहास, 2 मिनट में इस पे बात करूंगा और लास्ट 2 मिनट करंट अफेयर्स पे, फिर कोई सवाल होगा आपका मैं ले लूंगा। देखो विश्व इतिहास से भी क्वेश्चंस हैं, 2013 में सिलेबस में ऐड हुआ है।
पीटी के सिलेबस मैंने आपको क्या बताया था? भारत का इतिहास। ठीक है, ध्यान है ना सभी को? भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें विश्व इतिहास का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो विश्व इतिहास से आपके ऑब्जेक्टिव में सवाल नहीं होंगे। ये बात क्लियर है? कई बार स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं। कभी कभी कुछ एक घटनाएं ऐसी हैं जो बड़ा फेमस है, तो वो कभी कभी पूछ लेता है, वो कवर हो जाएगा आपका। विश्व इतिहास का भी सिलेबस कैसे लिखा हुआ? लिखा हुआ 18वीं सदी की प्रमुख घटनाएं, जैसे कि, बिल्कुल सही आपने बताया, औद्योगिकरण। एक ही लेते हैं अभी, 8 लिखा हुआ उसमें, है ना? अब मुझे बताओ, औद्योगिकरण में ये कहीं लिखा हुआ किस देश का औद्योगिकरण, किस महादेश का औद्योगिकरण, कुछ लिखा हुआ क्या इसके अंदर? कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ना। फिर कैसे तय करेंगे हम इसको ऐसे तय करते हैं कि देखो, एक पूंजीवादी औद्योगिकरण है, एक साम्यवादी औद्योगिकरण है। पूंजीवादी औद्योगिकरण में किन देशों का हमें पढ़ना है, क्यों यही पढ़ना है हमें? साम्यवाद का मॉडल क्या होता है? आज पूरी दुनिया में देखोगे, जो भारत की इकोनॉमी, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी, श्रीलंका की इकोनॉमी, यूरोप की इकोनॉमी, अमेरिका की, इवन चाइना जैसे साम्यवादी देश की इकोनॉमी क्या है भैया? तो बहुत कुछ पूंजीवाद के रास्ते पे जा रही है। आप बहुत ज्यादा मजा आएगा 2019 या 21वीं सदी में आज जो हमारा विश्व है, जो 7-8 टॉपिक दिए गए हैं ना, वो थीम दिया गया है, कोई एक देश का इतिहास नहीं दिया गया है। तो औद्योगिकरण में शुरू करूंगा 18वीं सदी से, तो आज तक लाऊंगा। फिर मैं इकोनॉमी वाले सर अपने कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे, मैं आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा। हमारा कॉन्टेक्स्ट होगा, WTO के बारे में आप जानते होंगे, है ना? नाम सुना ना सभी ने? WTO क्यों बनाया गया भाई? WTO जो रूल्स वगैरह हो, व्यापार के नियम बने दुनिया में, वस्तु और सेवा के लिए नियम बने। कब बना WTO? तो 90 के दशक में WTO बना, 1995 में आया। उसके पहले WTO नहीं था, GATT था। 45 में मान लो आया, ठीक है, 45 और भी चीजें बनी उसके आसपास। उसके पहले कोई नियम बनाने वाला मैकेनिज्म था ही नहीं भाई। तो दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ, पहला वर्ल्ड वॉर हुआ, उपनिवेशवाद हुआ। तो मैं कोई टॉपिक केवल ये नहीं पढ़ाऊंगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, उपनिवेशीकरण, भी उपनिवेशीकरण, सारे के सारे टॉपिक इंटर रिलेटेड हैं। और आज का जो विश्व है, हम हो, चाइना हो, रूस हो, किसी देश का इतिहास नहीं पढ़ना है। पर चाइना इस मुकाम पे कैसे? देखो भाई, आप ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो, ग्लोबलाइजेशन का एरा है, दुनिया के साथ हमें इंटरेक्ट करना है। हमसे अपेक्षा है कि हम थोड़ा सा उस कॉन्टेक्स्ट को भी समझें कि चाइना का पिछला पैटर्न क्या है, यूएसएसआर का पिछला पैटर्न क्या है। बहुत मजा आएगा आपको, बहुत सारे उदाहरण। एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं आपको, थोड़ा हट करके भी। क्रीमिया का नाम सुना है आप लोगों ने? काला सागर जानते हैं आप सभी लोग? रूस ने क्रीमिया पे कब्जा कर रखा है। जब मैं विश्व इतिहास पढ़ाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि 1853 से 56 के बीच में क्रीमिया का युद्ध हुआ था। रूस में उस समय राजतंत्रात्मक सरकार थी। यदि काला सागर पे रूस का नियंत्रण नहीं होगा तो भूमध्य सागर तक आने में उसे कठिनाई होगी। आप मैप पे कभी देखना, काला सागर है, फिर कुछ स्ट्रेट बने हुए हैं, फिर भूमध्य सागर बना हुआ है। उस समय राजतंत्रात्मक सरकार थी, वो सरकार चली गई, रूस में क्रांति हो गई। 1917 में लेनिन की सरकार आ गई, साम्यवादी क्रांति कहते हैं। मैं बताऊंगा साम्यवाद क्या होता है, मार्क्सवाद क्या होता है। डिफरेंट होता है, एक पार्टी की सरकार होती है, सारी जमीन राज्य की हो जाती है, सारे उद्योग राज्य के हो जाते हैं, परिवहन राज्य के हो जाते हैं, खनन राज्य के हो जाते हैं, योग्यता के अनुसार काम मिलने लगता है, महिला पुरुषों को समान, मतलब मोटे तौर पे ये सारी चीजें आ जाती हैं। हाँ ठीक है, मैं ले रहा हूं। तो साम्यवादी व्यवस्था आ गई 17 से 1991 तक रही साम्यवादी व्यवस्था वहां। भाई तब भी उसने क्रीमिया पे नियंत्रण बना के रखा। 91 में यूएसएसआर टूट गया, वो भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। भाई तब भी किसी न किसी रूप में क्रीमिया पे नियंत्रण, राजतंत्र हो, साम्यवाद हो या लोकतंत्र हो, फर्क नहीं पड़ता भाई, हित तो उसके हित ही हैं रूस के। तो कई कॉन्टेक्स्ट, विश्व इतिहास को कुछ ऐसे पढ़ना है, आज की राजनीति, आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और आज की अर्थव्यवस्था का कुछ हिस्टोरिकल बेस, न कि किसी राष्ट्र के इतिहास में हमें चिपक जाना है। यानी मेरे लिए फिर एक बार काला अक्षर नहीं होने जा रहा है। हम जो कुछ हैं, इन घटनाओं का बहुत बड़ा योगदान है पूरी दुनिया में जो है। तो मैं कुछ ऐसा देखने जा रहा हूं, पूंजीवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद में किसका पढ़ेंगे, साम्यवाद में किसका पढ़ेंगे, ये डिफाइन करना होगा हमें। हिस्ट्री के सारे सिलेबस इंडिकेटिव दिए गए हैं,
उसी तरह से जब आप आगे बढ़ोगे तो जैसे उपनिवेशीकरण लिखा हुआ है, केवल अंग्रेजों का भाई सूर्य अस्त नहीं होता था, पूरी दुनिया में कब्जा था, हमारे ऊपर भी नियंत्रण था। समझना होगा उपनिवेशीकरण। 1945 से लेकर 1990 के बीच में 100 से अधिक राष्ट्र स्वतंत्र हो गए। सिलेबस दिया हुआ भी उपनिवेशीकरण, समझना होगा भाई। हम भी उसमें एक थे, 1947 में हमें आजादी मिली। केवल वी उपनिवेशीकरण से पिछले 3 वर्षों में 3 सवाल मेंस में पूछे गए हैं। देखो, हम कुछ भी बात करेंगे तो सिलेबस और क्वेश्चन पेपर रख के बात करेंगे हम। तो क्या तैयारी में हम इस तरह का दृष्टिकोण बना पा रहे हैं? कोई भी बहुत ये चुनौती वाला काम है, ऐसा नहीं कि बहुत सरल भी है, लेकिन जो मैं अप्रोच रख रहा हूं, यदि आप इस तरह से सोचेंगे, आप जो क्लास अफोर्ड नहीं भी कर सकता है, यदि इस तरह का दृष्टिकोण थोड़ा लेगा ना, वो तो कर सकता है। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग एकदम अनिवार्य है, बट कम से कम तरीका। ओपन सेशन का मतलब है कि भाई हम कैसे देख रहे हैं इतिहास को, या मुझे क्या लग रहा है बदलते हुए ट्रेंड में। तो भाई इस भी उपनिवेशीकरण है, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन है, साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है सारे टॉपिक्स का। आप ऐसे भी देखो, जैसे भारत में लोकतंत्र है, ये बताओ हमारे यहां जो लोकतंत्र आया, ये तो थोड़ा बहुत समझ है कि भाई अंग्रेजों के साथ ये लोकतंत्र आया हमारे यहां। दुनिया में शुरुआती कुछ तो राष्ट्र रहे होंगे जहां ये व्यवस्था आई होगी। भाई वो कौन से राष्ट्र हैं? भाई तो अमेरिका है। वो कौन से राष्ट्र हैं? तो फ्रांस है। वो कौन है? तो ब्रिटेन है। कब शुरुआत हुई? तो 18वीं सदी में। 18वीं सदी की प्रमुख घटनाएं, जैसे कि भाई कुछ तो बता दिया इसके अंदर, कुछ दबा गया यूपीएससी ने छिपा लिया। अब 2013 में ही सवाल पूछा अमेरिकी क्रांति के ऊपर, सिलेबस में कहीं लिखा हुआ अमेरिकी क्रांति, सवाल आ गया। तो ये कौन तय करेगा प्रमुख घटनाएं? जैसे कि भाई कुछ तो उदाहरण है, ये तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। बात समझ में आ रही क्या सभी को? तो बहुत सिंपल सी बात हमने बताई भाई, देखो सिलेबस की समझ प्रॉपर होनी चाहिए आपको विस्तार से। किसी भी टॉपिक को पढ़ना कैसे सामान्य अध्ययन में, जैसे हम नेपोलियन पढ़ेंगे तो नेपोलियन ने 40 लड़ाइयां लड़ी, ये नहीं पढ़ना हमें। हम अपने जीएस में नेपोलियन को क्यों पढ़ रहे हैं भाई? लोकतंत्र और राष्ट्रवाद पूरे यूरोप में घर घर में चर्चा का विषय बना, तो नेपोलियन उसका एक बहुत बड़ा कारक। वरना हम 40 लड़ाइयां पढ़ेंगे फिर तो वो ऑप्शनल हो जाएगा हमारा। नेपोलियन के पतन से ज्यादा हमें कंसर्न नहीं है, कहां उसको भेजा गया, सेंट हेलेना में कि एल्बा में भेजा गया, वाटरलू की लड़ाई। तो ये मत समझिएगा हम एल्बा, वाटरलू, एलेना, हम बहुत इतिहास जानते हैं। और बहुत जानने वाला आपसे यही पूछेगा, आप जानते हो वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? आपको भी लगता है मैं जानता ही नहीं तो इतिहास क्या जानता हूं मैं। हम एग्जाम निकालने के लिए हमें पढ़ना है। बहुत डायनेमिक एग्जाम है यूपीएससी का। पीसीएस और यूपीएससी बहुत डिफरेंट चीज है, मजा भी बहुत आता है हमें पढ़ाने में। मैं आपको इतना शो जरूर करता हूं, विश्व इतिहास जब मैं पढ़ाऊंगा तो आईआर की क्लास, मतलब इवन इकोनॉमी, बहुत सारी चीजों को आप एंजॉय करेंगे। मॉडर्न इंडिया, बहुत सारी चीजों को एंजॉय करेंगे आप। बहुत मतलब किसी एक टॉपिक पे मुझे बात करना तो कम से कम, जैसे औद्योगिकरण पे बात करना तो मुझे 3-3.5 घंटे चाहिए। मैंने पहले कह दिया, अब सभी स्टूडेंट से मतलब मैं कह रहा हूं जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं कि भाई इसको आप डायरेक्शन इनिशियल लेवल पे देखिएगा। आप शुरू कर रहे हैं आप, तो हमने एक बात रख दी, सिलेबस को समझना, दृष्टिकोण थोड़ा पढ़ने का हमने बताया थोड़ी गति से। अब बात आ जाती कि पढ़ना आपको कहां से, सोर्स क्या होंगे। यही होता है ना हमारा सिलेबस विस्तार से होना चाहिए हमारा, एक क्लियर पढ़ने का तरीका क्या हो, दूसरी उसकी हमने बात की, तीसरी सोर्स क्या होने चाहिए हमारे। भाई देखो, जो आपके सोर्स होने चाहिए मैं आपको बता दूं, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, मैं इकट्ठे बता रहा हूं दोनों के बारे में। इस दोनों का इतिहास एवं संस्कृति आपको पढ़ना है। प्राचीन भारत में एक राम शरण शर्मा जी की किताब आती है, बहुत फेमस किताब है, ठीक है। प्राचीन भारत किताब का ही नाम है राम शरण शर्मा, मध्यकालीन भारत किताब का ही नाम है सतीश, और लेखक है इसके सतीश चंद्रा। इन 2 किताबों पे यदि आपकी पकड़ हो, क्लास के साथ चल रहे हैं तो इसके अलावा कुछ नहीं करना है, और खुद से तैयारी कर रहे हैं आप, तो एक नितिन सिंघानिया की किताब आती है कल्चर के ऊपर। जैसा हमने बताया था आपको कि कल्चर का कुछ ही पार्ट कवर करता है, सारा पार्ट कवर नहीं करता, लेकिन लोगों को लगता है कि वही कल्चर है।
16 साल में जो सवाल, देखो अब जब सवाल आता है तो आप देखोगे किताब में भी कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं। क्वेश्चंस को देखने के बाद किताब ऐड करे, इसका मतलब कि बहुत विजन नहीं है कल्चर को लेकर के। कई किताबों में ऑब्जर्व करिएगा आप, क्वेश्चन आने के बाद नए एडिशन में चैप्टर ऐड हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। 13 से मैं क्लास ले रहा हूं नए सिलेबस पे। हिस्ट्री चूंकि ठहरा हुआ विषय, तो मुझे पहले से पता था मुझे इस तरह से प्लान करना है। क्वेश्चन आने के बाद मुझे अपने तौर तरीके बदलने पड़े, तो मैं यहां के लिए फिट आदमी नहीं हूं। फिर मैं आपको क्या ऊर्जा दूंगा, क्या कॉन्फिडेंस दूंगा, क्या गाइड करूंगा मैं आपको? सीधा सा रूल है भाई, मैं नहीं तो फिर कोई नहीं। और ये रूल आपको भी अपनी तैयारी में लेके चलना है। मेरा जो 14 वर्षों का अनुभव है उसमें हमने देखा है, चाहे आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, यदि आपने ठान लिया है मुझे बनना है और आप सतत उसके लिए प्रयासरत हैं, बहुत उदाहरण हमारे पास, व्यक्तिगत उदाहरण है, वो सफल हुआ ही हुआ है। तैयारी में उतार चढ़ाव आते हैं। आप जीवन में देखिएगा, जो भी आपकी उपलब्धियां उस पर कभी नजर दोहराइएगा। जो भी आपकी उपलब्धि है ना, उसकी जब वो उपलब्धि है जब आपका वो जुनून रहा होगा। आज भी आप देखिएगा, जिस चीज में आपको मजा आता है ना, आपको छोड़ दिया जाए, क्लास से निकलते आप वो काम करना शुरू करोगे, आप थकान भूल जाओगे आप। तो इस पूरी तैयारी को मैं मानता हूं कि इसको भी आप कुछ वैसा ही पैशन बना लीजिए। बनना है तो एक मजा आए पूरी तैयारी में। कोई भी बोझ समझ करके, लोड समझ के इसको नहीं कर पाएगा भाई। और कर तो कोई भी सकता है, सिलेबस दिया हुआ है। कौन सा हटके चीजें पढ़नी है इसके अंदर? कुछ नहीं पढ़नी है, और सब आप ही की तरह हैं। हम भी 14-15 वर्षों से देख ही रहे हैं, ठीक है। कुछ भी ऐसा डिफरेंट नहीं है, बस वो थोड़ा डायरेक्शन सही मिल जाए, एक बड़ी चुनौती रहती है। फिर स्टूडेंट्स कितनी ऊर्जा के साथ काम कर रहा है, घर परिवार का थोड़ा सपोर्ट कैसा है, उसको बिना सपोर्ट के भी कर जाता है स्टूडेंट, बट थोड़ा इसका भी रोल होता है। और क्या आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं? कई बार नेगेटिव लोग बहुत होते हैं, तुम बन जाओगे यार, साल ही भर हुए तुम्हें, 2 साल हुए। अरे बनते हैं यार, 21-22 साल में पहली बार में भी बनते हैं लोग। रास्ता उनको पता है कि मुझे ऐसे ऐसे काम करना है। जैसे कुछ रास्ता मैंने इतिहास में बताया, हर विषय का आपको पता हो तो कौन सी बड़ी बात है, कंटेंट क्लियर हो। तो ये मैंने आपको बताया, एंशिएंट, मेडिवल, हिस्ट्री, कल्चर दोनों इकट्ठे बता दिया मैंने आपको। आधुनिक भारत में एक विपिन चंद्रा की किताब आती है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बताएंगे आपको, मैं पूरे तर्क के साथ मैं आपको बता रहा हूं। कभी भी आपको लगे किसी को इंडिविजुअली जो है उपलब्ध है और बात करनी हो और जानना हो, मेरी क्लासेस लगी रहती है, क्लास के बाद फिर आइएगा आप, ठीक है। जो पूछना हो, कुछ भी बात करनी हो, पूरे तर्क के साथ, पूरे रिसर्च के साथ आपको बता रहा हूं। इस किताब पे आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, इसका कोई विकल्प नहीं है। 1947 तक के इतिहास में यह किताब बहुत महत्व रखता है। बहुत अच्छा होगा यदि आप विजन का नोट्स उपलब्ध भी है, यदि आप क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आसानी से मिल जाएगा, किसी स्टूडेंट से भी मिल जाएगा आपको। यदि ये किताब और नोट्स पे आप काम करें तो आपको भागना नहीं है, पढ़ के आपको ये देखना है। 2020 की बात हो रही है, अभी आप 18 फरवरी से हमारा एक बैच भी शुरू हो रहा है, आप केवल पढ़ के देख सकते हो। 2 जून को पेपर है, उसके पहले हम पढ़ाएंगे, बताएंगे, आप खुद पढ़ के देखो। कोई 2 टॉपिक 3 टॉपिक पढ़ के देखो, कमांड करके देखो, हमने जो पढ़ा उससे सवाल आए, दोनों में कोई रिलेशन है या नहीं। पुराने सवालों को तो कोई भी सॉल्व करा देगा। आकलन तो इस बात पे होना चाहिए, हम जो पढ़ रहे हैं, एग्जाम तो हम आगे देंगे ना, हम कितना अच्छा कर पा रहे हैं। 2 सोर्स, और भी कोई स्पेक्ट्रम सजेशन देगा, कोई और किताब सजेशन देगा, वो आप देखिएगा। किताब सारे अच्छे हैं, मेरी तरफ से ये 2 सोर्स हैं। इस पे यदि आपकी मास्टरी है फिर आगे पूछेगा कि और क्या पढ़ना चाहते हैं आप। मुझे लगता है ये पर्याप्त है एग्जाम के लिए। इसी तरह से जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का टॉपिक हमने बताया, 47 से 91 तक आपको पढ़ना है, उस पे एक किताब आती है 1947 से 91 पे, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। इसके भी लेखक विपिन चंद्रा हैं। वैसे तो पूरी किताब बहुत उपयोगी है, बट कुछ चैप्टर बहुत उपयोगी है। जैसे हमने जिस टॉपिक का नाम लिया उन सब पे चैप्टर लिखा हुआ है। एनसीईआरटी की भी किताब आती है, पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी की भी किताब आती है, आजादी के बाद की राजनीति के ऊपर, बहुत अच्छी किताब है वो भी। 2 में से कोई एक किताब पढ़ सकते हैं आप, ये किताब या एनसीईआरटी वाली किताब।
आप एनसीईआरटी की किताब आती है, पॉलिटी की किताब है वो, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद की राजनीति है वो किताब, बहुत अच्छी किताब, बहुत अच्छी समझ है उसमें। तो सिलेबस इंडिकेटिव है। मैं कंक्लूजन की तरफ पढ़ रहा हूं, थोड़ा करंट पे बात करूंगा 2 मिनट। एक, सिलेबस को विस्तार कैसे देना है, पीटी का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है, पढ़ने का एक दृष्टिकोण ठीक होना चाहिए आपका, अदरवाइज फंसे रह जाओगे चैप्टर में आप। सोर्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, जब तक क्लैरिटी नहीं है किसी भी खंड में कठिनाई बनी रहेगी। इसके बाद आती है कि हम नोट्स कैसे बनाते हैं, एग्जाम तक कैसे ले जाते हैं, वो प्रक्रिया का हिस्सा है, उस पर एक साथ बात करने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। आखिरी बात जो मैं करूंगा अपने डिस्कशन का, 2 मिनट और आपसे बातचीत करूंगा मैं करंट अफेयर्स को लेके। देखो हिस्ट्री में भी ना बहुत ज्यादा करंट की भूमिका है, बहुत ज्यादा। छोटा सा उदाहरण हमने गांधी जी का भी लिया आपसे। देखो ना पूरा का पूरा 26 जनवरी का परेड इस पर फोकस रहा। यदि आप अखबार पढ़ते हो ना, पिछले 10 दिनों, 15 दिनों, 20 दिनों, 1 महीने, 1.5 महीने का अखबार आपके जेहन में हो। आपने देखा होगा कुछ समय पहले हमारे प्रधानमंत्री अंडमान एवं निकोबार गए हुए थे, नील आइलैंड पे गए थे, वहां पे है ना, ठीक है, हैवलॉक आइलैंड पे गए थे, आपने देखा होगा वहां गए थे। और सुभाष चंद्र बोस के आजादी हिंद फौज की याद में उसका जैसे नाम बदला। 75 साल पूरे हुए थे तिरंगा फहराए हुए भी। 1942 में आजाद हिंद सरकार बनी थी, 2018 में 75 साल पूरे हो गए। उसकी जयंती अलग से मनाई गई, फिर इसकी अलग से मनाई गई। कहने का बस मकसद ये है कि आप जैसे बेस जब हमारा अच्छा होता है तो क्लास के साथ साथ ही हम करंट का अप्रोच भी डेवलप करते रहते हैं। देखो क्या चल रहा है, ये पटेल जी पे इतनी चर्चा हो रही, तो नेहरू और पटेल जी का विवाद किन अर्थों में आपको देखना है स्टूडेंट के तौर पे? इमोशनल नहीं होना आपको, आप प्रशासक बनने जा रहे हैं। ये नेहरू जी और पटेल का विवाद, ये नेहरू जी सुभाष चंद्र बोस का विवाद क्यों इतना भाई चल रहा है? ये भगत सिंह और गांधी जी का मसला क्या है? ये डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी पे वर्ण जाति के डिफरेंट विचार क्या थे? ये गांधी जी और नेहरू जी में मतभेद कहां दिखाई पड़ते हैं? कई ऐसी चीजें अचानक से आ जाएंगी अखबारों में जब आप पढ़ते रहोगे, तो इन पे भी एक समझ बनानी है हमें। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अभी हम लोग 19 में आ गए हैं। जैसे 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 1919 का अधिनियम आया था। कोई 75 साल पूरे हुए, किसी के 100 साल पूरे हो रहे हैं। फिर कबीर की 500वीं पुण्यतिथि मनाई गई, तो गुरु नानक की 550वीं जन्मतिथि मनाई जा रही। करतारपुर कॉरिडोर बहुत न्यूज में आ गया। जब मैं भक्ति आंदोलन पढ़ाऊंगा तो कबीर और नानक भी मैं आपको बताऊंगा। तो प्रत्येक टॉपिक के साथ जो कुछ भी न्यूज में रहता है, बात समझ में आ रही सभी को ना? यस। तो हमें केवल वहीं नहीं रुकना है, बल्कि थोड़ा सा हमें इस तरह की भी समझ बनानी है। आपने देखा होगा हरियाणा में सर छोटू राम की प्रतिमा का अनावरण हुआ और खूब चर्चा हुआ सर छोटू राम के ऊपर। बहुत बड़े नेता थे आजादी की लड़ाई के वो। यदि आप अखबार पढ़ते हो, मैगजीन पढ़ते हो, तो हम क्या करते हैं, विवेकानंद की एक प्रतिमा का अनावरण हुआ झारखंड में, बहुत ऊंची प्रतिमा है वो। बात ये नहीं कितनी फीट कितनी मीटर। 1893 में विवेकानंद जी ने स्पीच दिया था शिकागो में। आप कैलकुलेट कर लोगे तो 125 साल उसके पूरे हो गए। 125वीं जयंती उसकी मना दी गई। विवेकानंद यानी आध्यात्मिक चिंतक, विवेकानंद यानी राष्ट्रवाद, विवेकानंद यानी युवा शक्ति। तो ऐसा नहीं है जैसे हम आपको विवेकानंद के बारे में बेसिक बात बताएंगे, फिर वहां से देखो अभी चीजें क्या चलती रहती हैं हर एक साल। प्रत्येक वर्ष कैसे युवा दिवस मनाया जाता है, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए विवेकानंद पे, कैसे महत्व रखते हैं हमारे जीवन में ये इनकी शिक्षाएं। बात समझ में आ रही है? तो बात केवल सिलेबस पे खत्म नहीं होगी, बात उससे भी आगे जाएगी इतिहास में। ठीक है, यहां तक भी क्लियर? इसी के साथ साथ कुछ करंट कल्चर भी हैं, जैसे आर्ट, क्लासिकल डांस है। हाँ, बहुत चीजें न्यूज में। योगा तो मैं वैसे भी कवर कर लूंगा। जैसे आर्ट, क्लासिकल डांस है, अमूमन इससे सवाल आ जाते हैं। हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत है मान लो, पिछले 3 वर्षों में 2 सवाल तो इसी से आ गए हैं। अब कोई स्टूडेंट्स को पता है ना, ये पढ़ना है सिलेबस में कैसे आता है, हिंदुस्तानी संगीत में क्या ध्यान रखना है, कर्नाटक संगीत में क्या ध्यान रखना है, कुछ थोड़ा सा सिस्टम होना। हिस्ट्री ठहरा हुआ विषय है, 2 जून को पेपर है और 30 मई को हम प्लान करेंगे, तो ये तो बेवकूफी कही जाएगी ना। ये तो सबसे पहले प्लान करके, इसको अरेंज करके, पढ़ के, समझ के, ताकि आप अंतिम मोमेंट पे केवल करंट अफेयर्स पे ध्यान दें आप। तो बहुत सारी चीजें न्यूज में रहती हैं, बहुत सारी चीजें न्यूज में रहती हैं। मान लो किसी क्षेत्र का कोई शिल्प, कोई कपड़ा बहुत फेमस हो गया,
किसी क्षेत्र का कोई उत्सव बहुत फेमस है, बहुत कुछ है। अभी कामाख्या मंदिर में एक उत्सव मनाया गया, मेघालय में एक उत्सव मनाया गया, सिडनी में एक उत्सव मनाया गया। हम समझ पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं। इन सब की भी थोड़ी ट्रेनिंग क्लास के साथ साथ जरूरी होता है। सब हम लोग क्लास लेते हैं, या आपको मैं बताऊं, 2-3 सवाल इससे भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जा रहे हैं। यूनेस्को का नाम थोड़ा बहुत आप सब जानते होंगे। जो विरासत है ना, उसको वो मूर्त और अमूर्त 2 कैटेगरी में बांधती है। अभी 2017 में, डेट एक बार देख लीजिएगा, 2017 में कुंभ को भी अमूर्त विरासत की सूची में डाला गया। अब बताओ, कुंभ को लेकर इतना धूम है, इस समय चर्चा हो रही है। आप देखो ना, कुंभ कैसे देश को बांधता है। जैसे ये कहते हैं भाई, जो हमारी विरासत है, अमूर्त विरासत, जैसे कुंभ राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। अब इसमें किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल मेंस पे जब ये सवाल आएगा तो आपने कुंभ के स्पंदन को महसूस किया कि नहीं, धड़कन को महसूस किया कि नहीं, सामाजिक समरसता को महसूस किया कि नहीं, कि आप प्रयागराज और इलाहाबाद के विवाद में पड़े रह गए। आपका काम राष्ट्र को बनाना है, तो यूपीएससी के सवाल राष्ट्र मेकिंग पे ही होता है। हिस्ट्री की बहुत बड़ी भूमिका है राष्ट्र निर्माण पे। आप बहुत बड़े वाहक होंगे, राष्ट्र को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका आगे भी होगी आपकी। तो हमें इस तरह से देखना होता है भाई, दुनिया जिसको कुंभ को महत्व, पूरी दुनिया का मैप पे आ गया अमूर्त विरासत हमारा। अब एक सवाल आ जाए तो कोई बोलेगा पढ़ने की जरूरत है, किताब में ढूंढेंगे हम। तो दिस इज व्हाट, पहले बेस बनाना होता है, फिर हमें करंट के साथ एसोसिएट करना पड़ता है अपने आप को। यदि तस्वीर साफ होना कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, तो यकीन रखिए कोई नहीं रोकेगा। यही कंफ्यूजन है, इसलिए हम कॉन्फिडेंस पैदा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं इसी के साथ धन्यवाद कहूं, है ना। हाँ, विश्व इतिहास के लिए किताब मैं ले रहा हूं। औपचारिक तौर पे मेरी बातचीत समाप्त हो गई, अब कुछ क्वेश्चन आंसर। विश्व इतिहास पे सबसे बढ़िया है आपका कि विजन आईएएस के नोट्स, कोई भी किताब मत लीजिएगा। एनसीईआरटी, हाँ, विजन आईएएस के नोट्स, वो आप एक बार अभी बात कर लीजिएगा ना कैसे उपलब्ध नोट्स, मतलब किताब की दुकानों वगैरह पे जेरोक्स कॉपी के रूप में मिल जाती है। विजन आईएएस का 2 अप्रोच है, मैं बता दूं। एक, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए भी अधिक से अधिक हम लोगों ने कोई भी वीडियो, कोई भी लेक्चर लाइव किया जाता है। जो नहीं भी आ सकता वो देखे, वो रख दिया जाता है यूट्यूब के ऊपर कि भाई वो जो उनको लग सकता है हमसे या किसी और शिक्षक से कुछ ले सकते हैं आप। तो विजन आईएएस का नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हिस्ट्री पे। और नई एनसीईआरटी, मतलब जो 9th 10th 11th 12th की एनसीईआरटी है, उसमें बहुत सारे विश्व इतिहास के टॉपिक है। सारे मत पढ़िएगा, सिलेबस को सामने रख करके टिक लगा लीजिएगा कौन कौन से सिलेबस के पार्ट हैं, तब पढ़िएगा। और विजन आईएएस के नोट्स, वैसे मैं मान लो और किताब बताऊं तो कोई किताब कंप्लीट नहीं है, और इससे बढ़िया वेल रिसर्च कोई नोट्स भी नहीं है। कोई नोट्स नहीं है, मैं इसको अदरवाइज मत लीजिएगा या कोई भी और देखेगा, बट मेरी अपनी समझ में इससे बढ़िया कोई नोट्स, तो मैं साफ साफ कहता हूं, हमारे पुराने लेक्चर में भी देखिएगा, भाई हमने कहा है कि नहीं, आप विश्व इतिहास में तो आप इसको कर लें, आप उतना भी नहीं करना है। अब मौका मिला कभी आपको क्लास करने का, तो क्लास लेक्चर भी एनफ है एनसीईआरटी के साथ। कोई बात फिर वो समझने वाली होती है। ठीक है, तो और कोई सवाल हो आपके जहन में? वैसे तो मैंने छोड़ा नहीं शुरुआती दौर पे, मुझे लगता है शुरुआती दौर के हिसाब से पूछने के लिए तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, है ना। ठीक है, कुछ भी आपके मन में सवाल हो, ऑलमोस्ट 9 से 12, 1 से 4, 5 से 8, 3 सत्र यहाँ चलते रहते हैं, ऊपर नीचे तमाम बैचेस चल रही हैं। किसी टीचर से आपको कुछ पूछना, आप आइएगा, ये बहुत, हम उसी चीज के लिए आए हैं, आप बेहिचक आइएगा। ज्योग्राफी वाले सर से मिलना है, इकोनॉमी वाले सर से मिलना है, हिस्ट्री वाले सर से आपको पता रहे मेरे बारे में, है ना। ठीक है कि भाई सर भी हैं, या क्लासेस चल रही, चलती रहती हैं क्लासेस, 4-5 बैचेस में, कोई ना कोई बैचेस में हम रहते हैं। तो आप आइए, व्यक्तिगत तौर पे भी बात करना चाहें आप, मोस्ट वेलकम। हमारे कोऑर्डिनेटर आपको यहाँ मिल जाएंगे, इंक्वायरी ऑफिस है, आप वहां भी बात कर सकते हैं आप जानने के लिए। कोचिंग का तो एक अलग मकसद, हम पढ़ा ही रहे हैं, हमारा कोर्स है ही। बहुत बढ़िया एक सवाल है, एनसीईआरटी न्यू पढ़ें या ओल्ड पढ़ें? देखो, हिस्ट्री के अंदर आपको ओल्ड और न्यू दोनों पढ़नी है। ये जो मैंने आपको बताई है किताब, ये ओल्ड एनसीईआरटी है, अब एनसीईआरटी से पब्लिश नहीं होती है, पर बहुत बढ़िया विश्लेषण है। इस किताब के बाहर आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। न्यू एनसीईआरटी, मुझे बात कंप्लीट करनी दीजिए, फिर मैं लेता हूं सवाल। न्यू एनसीईआरटी के साथ क्या है, उसमें चीजों को बड़ा सरल बना दिया गया, बच्चों के लिए लिखा गया है। ये बच्चों के लिए नहीं लिखा गया था, गलती हुई थी यहां पे, इसका आज भी रेलिवेंट है।
तो न्यू एनसीईआरटी में क्या होगा कि आप जितने टॉपिक चल रहे हैं ना वो बड़े महत्व रखते हैं। क्वेश्चंस एनसीईआरटी से सारे सवाल नहीं होते, केवल एनसीईआरटी से नहीं होता है, बट उसका रोल है। तो आप जैसे मान लो हमने कहा एंशिएंट इंडिया में 10 टॉपिक, तो आपने आर शर्मा की किताब से वो सारी चीजें पढ़ ली आपने। अब न्यू एनसीईआरटी 8, 9, 10, 11, 12 में मुश्किल से कोई 3-4 टॉपिक आपको मिलेगा। दोबारा देख लिया, कोई इंफॉर्मेशन या कॉन्सेप्ट छूट तो नहीं किया पुरानी एनसीईआरटी में। तो न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री में एज ए रेफरेंस पढ़िएगा। बात समझ में आ रही सभी को? रेफरेंस पढ़िएगा, बेस पुरानी इन्हीं किताबों को बनाइएगा। प्राचीन और मध्यकालीन क्लास में पढ़ लें तो एक सवाल आया कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत में केवल क्लास लेक्चर पढ़ने तो पर्याप्त नहीं होगा। देखो मेरे हिसाब से तो पर्याप्त है, लेकिन आप कितना लेक्चर को रिसीव कर पाते हो, सबका रिसीव करने का लेवल अलग अलग होता है। तो हम बैकअप के रूप में किताब पढ़ते हैं, और जो डायनामिज्म है ये नहीं कि आपको बार बार पढ़ना है, थोड़े ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरत पड़ता है। सब्जेक्टिव के लिए तो कतई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सब्जेक्टिव का तो ट्रेंड में बता ही रहा हूं आपको कि एक कुंभ का उदाहरण देकर हमने बताया अभी आपको, ऐसे बहुत सारे भरे पड़े हैं। तो आप सजेशन तो ये होगा कि पढ़िए। मतलब मैं ये पहले मैं मना करता था 2013 के पहले कि भाई ठीक है छोड़ दो, 2008-10 के पहले तो खास करके, लेकिन अब नहीं करता हूं। एक बार पढ़िए, कंपटीशन टफ होता जा रहा है, यूट्यूब वगैरह से चीजें बहुत सहज होती जा रही हैं। तो हाँ, आपका एक सजेशन है कि प्राचीन और मध्यकालीन में उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप याद करिए मैंने क्या बताया अपने लेक्चर में। हमें पढ़ना राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक चारों खंड है। मैंने बता दिया आपको क्या पढ़ना है। सिलेबस क्या कह रहा है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मान लो हमारे पास थोड़ी छोटी मोटी भी पकड़ न हो, कुछ क्वेश्चंस आ जाएं, तो सिलेबस के साथ तो हमने दगा किया, हमने रिस्क लिया। अब ये रिस्क तब ले हम जब हमारे पास समय कम हो। हमने साफ साफ कहा सिलेबस को मत छोड़िए, क्योंकि कभी कभी पॉलिटिकल क्वेश्चन भी है। कृष्णदेव राय पे सवाल है, बाबर पे सवाल है। मैं विषय में तो जान ही रहा हूं ना कि आप में से पता नहीं किसने विषय अभी कितना पढ़ा है नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं, आप देखो सोशल मीडिया पे चलता रहता है ट्रेंड। हम भी रिसर्च कर रहे हैं ना, हम आपको अपनी बात बता रहे हैं आपको हम कि भाई मेरे हिसाब से मेरा अपना रिसर्च जारी है। सरकार की जितनी किताबें, नई एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी, इग्नू, सरकार का कोई भी सोर्स हम भी छोड़ के नहीं आते हैं। जब आप देख ही रहे हो कि हड़प्पा पे कितनी न्यूज पूरे 1 साल में वो भी कवर करके मैं आ रहा हूं, तो अब ठीक है, कोई किताब और भी होगी, सब अच्छे लिखने वाले हैं। सोर्स तो कोई एक नहीं है ना, सोर्स तो तमाम है, पढ़ने वाले लोग हैं, हर शहर से लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। आपका जिस पे भरोसा हो, तरीका जो मैंने बताया उस तरीके पे उस किताब को लागू कर दीजिए आप। लेकिन एकदम से छोड़ दोगे ना आप, जैसे मान लो एक सवाल पूछा कि देखो वैदिक काल में घोड़े का तो बहुत बड़े पैमाने पे प्रयोग हुआ, बट हड़प्पा में संदेहास्पद है। अब सांस्कृतिक इतिहास में देखोगे तो परेशान हो जाओगे ना आप, क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं होगा। 2 साल पहले पूछा है पीटी में। बात समझ में आ रही सभी को ना? तो या तो मान लो कि मैं 2 नंबर छोड़ दूंगा। 2 नंबर छोड़ने का मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि 5-7 हजार लोग पीटी से बाहर हो गए। भाई ये प्रतियोगिता है, सिलेबस के साथ मैं बता रहा हूं इसलिए, और प्रमाण के साथ कह रहा हूं मैं। इसलिए मैंने वो बात एकदम शुरू नहीं की कि लोग क्या कह रहे हैं। कल्चर तो पूरे सिलेबस में कहीं लिखा भी नहीं हुआ। ठीक है, पढ़ क्यों महत्व है ये मैंने भी आपको समझाया, लेकिन आप गलती मत करिएगा। ठीक है, ये सजेशन है मेरा, बताने के लिए इस पे बहुत कुछ है, बट मजा नहीं आएगा अभी उस तरह से सारी बात करें हम। आप करिएगा पूरा सिलेबस जैसे मैंने बताया है। कोई और क्वेरी हो आपके मन में? क्लास के बाद भी बात कर सकते हैं आप, है ना? ठीक है फिर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, सारे फैकल्टी, संस्था और मेरी तरफ से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।